Hello everyone, hope you all are doing well. So this is day 3, lecture number 3 of ट्रिपल ए एंड डबल ए ऑडिट कोर्स। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम आइजा 210 जो लेक्चर नंबर 2 था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के पास पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आइजा 700 सीरीज का फर्स्ट लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट आइजा 210 के बाद हमने आइजा 700 क्यों स्टार्ट कर दिया? द कोर रीजन इज दो जो फर्स्ट टू लेक्चर थे आइजा 200 एंड आइजा 210, उनके अंदर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस स्टेज कवर कर लिया। अब रिपोर्टिंग स्टेज जो है जिसके अंदर हम आज से रिपोर्टिंग स्टेज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रिपोर्टिंग स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग स्टेज के अंदर ही हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास आइडिया हो गया है प्रोसीजर्स का, एविडेंस का। अब जो लास्ट स्टेज रहती है वो रहती है रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो और उसकी जो कवरेज है, जो वेटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इस तरह से समझें कि आपके एग्जाम का मेजर 60% जो एरिया है वो रिपोर्टिंग एरिया है। तो ये एक पावर प्ले अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जिसने रिपोर्टिंग स्टेज अच्छे से कवर कर लिया, जो जो क्वेश्चंस मैंने कहे वो कर लिए, तो रिपोर्टिंग स्टेज के जितने भी मार्क्स होंगे वो इजीली आप ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आइजा 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के पास्ट पेपर। ये लेक्चर नंबर 2 है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। पहले हम कॉन्सेप्ट चेकर्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिव्यू, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन एंगेजमेंट लेटर इज सेंट ओनली टू अ न्यू क्लाइंट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद हो कि आइजा 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस मैटर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर तो न्यू क्लाइंट है तो आपको एक्सेप्टेंस वाले मैटर्स और प्रोसीजर्स कंसीडर करने हैं। अगर तो कंटीन्यूअस है, मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो फिर उसके मैटर्स प्रोसीजर्स उसी हिसाब से होंगे। मैंने आपको एक लिस्ट डाउन बताई थी। जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो बेस करेंगे हमारी लास्ट डिस्कशन के ऊपर। जिसने वो लेक्चर अच्छे से सुना होगा वही आज के क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्री कंडीशंस क्या हैं, जिसके अंदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट प्रेजेंट होना चाहिए। प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट था कि मैनेजमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्री करे, इंटरनल कंट्रोल हो और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो। अब प्री कंडीशंस के अंदर हमने पढ़ा था या तो प्री कंडीशन मतलब होंगी या नहीं होंगी। अगर तो होंगी तो वेल एंड गुड, हम ऑडिट कंटिन्यू कर देंगे। अगर तो नहीं होंगी तो क्या हम ये देखेंगे कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है या नहीं। अगर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही और रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो हम उस ऑडिट को कंटिन्यू करेंगे। अगर तो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो ये एक स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी बिफोर एक्सेप्टेंस, और इधर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। अच्छा, अब ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था हम कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देते हैं। हम ईओएमपी हमारी रिपोर्टिंग का स्टेज है। उस टाइम मैंने आपको कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग इसको जस्ट समझ लें, एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना होगा। क्यों? ताकि यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड ना कर सकें। इसी तरह से अगर आपको याद हो मैंने बताया था अगर लोकल लॉ और इंटरनेशनल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप लोकल लॉ को प्रिवेल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा इशू है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आप फिर दोनों की कंप्लाइंस को फॉलो करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैंने पूरे आइजा को फॉलो किया। नहीं, आपको प्रॉपर आइजा को फॉलो करेंगे। जब आपका ऑडिट प्रॉपर आइजा के हिसाब से होगा जब ही आप लिख सकते हैं कि कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसी तरीके से हमने एंगेजमेंट लेटर को पढ़ा था। उसके हमने टर्म्स कंडीशंस के कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो एंगेजमेंट लेटर के अंदर मस्ट होने चाहिए और कौन से एडिशनल हैं जो बाद में भी एडिशन और डिलीशन हो सकती है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था रिकरिंग के अंदर क्या न्यू एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है या नहीं। अगर तो वो फैक्टर्स होंगे कि चेंज इन मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इस कंडीशन के अंदर न्यू एंगेजमेंट लेटर देना होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या ड्यूरिंग दी ऑडिट मैनेजमेंट कोई चेंज करवाना चाह रही हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। उसके लिए मैंने आपको बताया था फैक्टर्स। अगर तो वो फैक्टर्स रीजनेबल है, मतलब ऐसा है कि कोई चेंज हुई है, मेजर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हुई है, तो फिर वो रीजनेबल है। अगर तो वो चेंज रिलेट करता है नेचर ऑफ एंगेजमेंट से, मतलब ड्यू टू एनी मिस स्टेटमेंट, अब मैनेजमेंट कह रही है कि इसको रिव्यू कर दो, ऑडिट ना करो। क्यों? ताकि ओपिनियन चेंज ना हो सके, ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही रहे। ऐसा जो भी चेंज होगा वो अनकंडीशनल होगा, मतलब वो आप नहीं कर सकते, ऐसा चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब लास्ट जो हमने पढ़ा था इस चेंज से रिलेटेड वो हमने ये पढ़ा था या तो मैनेजमेंट एग्री करेगी कंटिन्यू करने के लिए या नहीं करेगी। अगर तो करती है तो ओरिजिनल जो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन रेफरेंस आप नहीं देंगे। अगर तो मैनेजमेंट नहीं करती तो ये अगेन एक स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी जिसका इंपैक्ट डिस्क्लेमर होगा। इसके बाद जो लास्ट चीज हमने डिस्कस करी थी वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर करी थी, जिसका मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद करने हैं क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के अराउंड होंगे। अच्छा, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फैक्टर्स थे वो ये थे: अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंप्लीटनेस। सो ये सारे कुछ 5 फैक्टर्स थे जो आपको अपने माइंड के अंदर रखने हैं आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट चेकर्स क्वेश्चन नंबर 1। एन एंगेजमेंट लेटर इज सेंट ओनली टू अ न्यू क्लाइंट। अब यहां अगर फोकस करें, एन एंगेजमेंट लेटर इज सेंट ओनली, मतलब यहां जोर दिया जा रहा है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ न्यू क्लाइंट के लिए एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए, नहीं, जबकि हमने पढ़ा था रिकरिंग के अंदर भी दे सकते हैं। कब? जब वो कंडीशंस होंगी। तो क्या आंसर होगा? बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ एक जगह के लिए एंगेजमेंट लेटर को अलाउ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2। एन एंगेजमेंट लेटर डिफाइंस द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। अगर आपको याद हो, एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स के अंदर पहला टर्म यही था, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज ट्रू। पार्ट 3। विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पसेस ऑफ अ एंगेजमेंट लेटर। देखो, अगर तो किसी ने लेक्चर नहीं लिया और नोट्स नहीं पढ़े तो आप इसके आंसर नहीं बता सकते। ये ही सेम एमसीक्यूज वो आपके एग्जाम में भी टेस्ट कर सकता है डबल ए स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रिपल ए में तो एमसीक्यूज है ही नहीं, ट्रिपल ए के जो क्वेश्चन है वो तो एंड में है। अब सेटिंग आउट द फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड, अगर तो याद हो तो याद हो, लास्ट ऑप्शन, लास्ट फैक्टर, लास्ट टर्म जो था वो ऑप्शन ए ही था। इसके बाद प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू मैनेजमेंट कंसर्निंग इंप्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल, ये था। मुझे नहीं याद पड़ता क्योंकि ये तो हम मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर बताते हैं, लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर नहीं। याद करो, आइजा 200 के एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही पॉइंट हमने एरर के तौर पे लिखा था। Documenting and confirming acceptance of the appointment. Documenting and confirming acceptance of the appointment. Yes. Reducing misunderstanding of the audit. Yes. क्योंकि याद करो, एक्सेप्टेंस के टाइम मैंने कहा था एक्सपेक्टेशन गैप आ सकता है, तो इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए स्कोप ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट लेटर के अंदर बताया जाता है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑन मैटर्स वेयर अदर एविडेंस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, नहीं, ये इसका पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। जब भी एग्जामिनर एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का कहे, तो सबसे पहले आप वो वाले ऑप्शन को बाहर कर दो जो आंसर, जो लेस पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करोगे इस माइंड सेट के साथ कि सबसे पहले मैं वो वाले आंसर साइड लाइन कर दूं जो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, मतलब जो इस केस के हिसाब से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, सबसे पहले आप उनको क्रॉस कर दो। पार्ट 4। विच टू स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब दी ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान की बात हो रही है। प्लान के अंदर जो हम चीज सेट करते हैं, देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, मतलब ये इंगेजमेंट कितने टाइम के लिए चलेगी, डायरेक्शन वगैरह क्या होगी। इज द ऑडिट प्लान सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट that sets out the nature, timing, and extent of risk assessment procedures. Records key consideration necessary to properly plan the audit. Details the nature, timing, and extent of further audit procedures. अच्छा, अब विच टू स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ऑडिट प्लान। सो ऑडिट प्लान के अंदर हमारे पास जो प्लानिंग स्टेज में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास, वो है ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। प्लानिंग के अंदर अगर रिस्क असेसमेंट ही नहीं है तो वो प्लानिंग कैसे हो गई? अब ऑडिट प्लान तो हो गया कि आपका जो है रिस्क असेसमेंट, नेचर, टाइमिंग, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है? जब प्लानिंग डन हो गई तो अब स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपने इस एंगेजमेंट के ऊपर कितनी रिसोर्सेज लगानी है, आपने क्या क्या स्कोप है कि कौन कौन सा लोग किस किस एरिया के ऊपर काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि गोइंग कंसर्न का एरिया है और वो आप ऑडिट जूनियर से करवा रहे हो। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर एग्जामिनर यही केस सेलेक्ट करता है और आपसे पूछता है। अगर तो ऐसा कोई भी केस होगा तो ये ऑडिट स्ट्रेटेजी सही है ही नहीं। खुद सोचो, खुद सोचो। डॉक्टर के पास जाना है तो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओगे या किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाओगे? क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ही ऐसी चाहिए जो उसके लिए एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ऑडिट के अंदर भी ऐसा ही है कि आप हर एरिया जूनियर को नहीं दे सकते। सीनियर को आप मोस्ट रिस्की एरिया असाइन करोगे और जूनियर्स को लेस रिस्की एरियाज। तो अगर हम ओवरऑल 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करें तो जो ऑप्शन बन रहा, so out of 4 options, the two correct and accurately statements regarding the planning are: A, no. Why? This is relates to audit strategy. B, yes, is a detailed document that sets out the nature, timing, and extent of risk assessment procedures. C, records key consideration necessary to properly plan the audit. D, अब D के अंदर क्या है, D भी देखते हैं। Details the nature, timing, and extent of further audit procedures. Yes. So the correct option B and D. Why D? देखो, जब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर ये चीजें सिलेक्ट कर ली, तो इनिशियल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वहां जरूरत पड़ सकती है कि आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ जाएं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डिश बना रहे हो तो जो स्टार्टिंग के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जब बाद में उसको चेक करोगे कमी बेशी तो हो सकती है। तो इसी तरह ऑडिट के अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इनिशियल स्टेज पे फिक्स कर दी तो वो फिक्स ही रहेगी। इनिशियल स्टेज पे जो भी चीज सिलेक्ट हो उसको बाद में चेंज किया जा सकता है। अब
In which two of the following situations should an engagement letter be updated and reissued? Every year. ओके देखते हैं. When circumstances change, if the auditor needs to remain the entity of terms, every 3 year. अच्छा, अब पहले तो हम इनकरेक्ट ऑप्शंस को बाहर करते हैं. स्टार्ट करते हैं एंड से. डी. तो बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा लिखा हुआ था ड्यूरिंग आइजा 210 लेक्चर कि हर 3 साल के बाद आपको एंगेजमेंट लेटर अपडेट करना है या रीइशू करना है? नहीं. तो क्रॉस कर दो. इफ द ऑडिटर नीड्स टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ टर्म्स, इफ द ऑडिटर नीड्स टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ टर्म्स. अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो. अगर तो टर्म्स पढ़े हों ठीक तरह से, तो वहां लिखा था, वहां मेंशन था कि ऑडिटर को एंटिटी को टर्म्स बताने के लिए एंगेजमेंट लेटर इशू करना होता है. तो ये फिलहाल एक करेक्ट ऑप्शन आ गया. बी. व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, ये तो सेम टू सेम ही वहां से पिक हुआ है. तो बी भी करेक्ट ऑप्शन है. ए. एवरी ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था. तो अब तक जितनी भी एमसीक्यूज हमने करी हैं वो सारी बेसिक्स थी जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट थी. अब इंडिकेट whether each of the following statements about engagement letter is true or false. The engagement letter provides an opportunity for management to set out in writing its opinion on subjective areas in the financial statement. अच्छा, in the financial statement दोबारा पढ़ते हैं. The engagement letter provides an opportunity for management to set out in writing its opinion on subjective areas in the financial statement. पहले तो ये बताओ कि एंगेजमेंट लेटर देता कौन है? ऑडिटर. किसको? मैनेजमेंट को. क्यों? क्यों देता है? ताकि टर्म्स को एग्री किया जा सके. क्यों टर्म्स को एग्री किया जा सके? ताकि कोई एक्सपेक्टेशन गैप, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो. तो क्या ये ऑब्जेक्टिव इस पार्ट ए से लिंक करता है? दूर दूर तक नहीं करता. ये कह रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है मैनेजमेंट को. क्यों? ताकि वो अपना ओपिनियन, बिल्कुल रबिश स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन करेक्ट है, वो है फॉल्स. अब The engagement letter clarifies the role and responsibilities of auditors and management. अगर तो engagement letter के terms पढ़े हो तो term number 2 और 3 के अंदर यही चीज लिखी थी. तो ऑप्शन है true. The engagement letter contains documentation on the preliminary client risk assessment. risk assessment होता है planning stage पे. planning stage आती है acceptance के बाद वाली. तो again false option. Now guys, according to ISA 210, agreeing the terms of the audit engagement, which three of the following are preconditions for accepting an audit engagement? अब preconditions को याद करना स्टार्ट करो. A. Management acknowledging its responsibility for the preparation of the financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework. Same to same copy paste. So option A. Determining whether the financial reporting framework to be applied is acceptable. याद करो premise. So option B. Management agreeing to provide the auditor with access to all information and explanation. याद करो. सी. A B C which three? A B C. So इसका मतलब ये दो गलत हैं. फिर भी पढ़ते हैं. Obtaining clearance from outgoing auditor. outgoing auditor की जो क्लियरेंस है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर. हम इनकमिंग ऑडिटर with the permission of the client send professional clearance letter to the outgoing auditor. Why? To obtain understanding about the client, to obtain working paper or other necessary details. Management signing the engagement letter. Incorrect. Now, 8. What should the auditor do if a client wants to change the terms of the engagement? The auditor must always agree as the client is paying a fee to the auditor. क्या क्लाइंट जो भी कहे कि तुमने इसका खून करना है, ऑडिटर बोले जी हुजूर, सो गलत. The auditor should never agree to a change in the original terms. क्या वहां हमने रीजनेबल और अनरीजनेबल फैक्टर्स पढ़े थे? तो शुड नेवर एग्री टू अ चेंज कैसे हो सकता है? सो अगेन रॉन्ग. द ऑडिटर शुड एग्री इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट. अगर तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप एग्री कर सकते हो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन लीगल एडवाइस इमीडिएटली. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था. विच स्टेटमेंट Which statement best describes what happens if management TCWG impose a limitation on the scope of a proposed audit engagement, where such a limitation would result in a disclaimer of opinion? The auditor shall always not accept the engagement. No. The auditor shall not accept the engagement unless required by law to do. The auditor should accept the engagement but modify the audit opinion as required. अरे भाई, जब ऑडिट के हो ही नहीं सकता, स्कोप लिमिटेशन है, तो कैसे कह रहे हो कि ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द एंगेजमेंट? ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द एंगेजमेंट बट डिजाइन एक्शंस टू ओवरकम लिमिटेशंस बीइंग इम्पोज्ड. कैसे? फजूल के लास्ट 2 ऑप्शंस दिए हैं.
ऑप्शन ए, द ऑडिटर शेल ऑलवेज नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट, हमेशा ही क्यों एक्सेप्ट नहीं करे, क्या पता मैनेजमेंट एग्री कर जाए, मैनेजमेंट कंटिन्यू कर जाए, अगर इस साल नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि अगले साल भी मैनेजमेंट ऐसी ही रहेगी। सो ऑप्शन वन, ऑप्शन ए अगेन इनकरेक्ट। वी आर जस्ट लेफ्ट विद ऑप्शन बी, ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू, अगर तो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो फिर आप एक्सेप्ट कर लो। Which one of these information sources can an auditor not use to assess whether to accept a new client? Background searches, prior year audit files, communication with previous auditor, inquiries from third party. अब बताओ कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जहां ऑडिटर कैन नॉट असिस्ट वेदर टू एक्सेप्ट अ न्यू क्लाइंट। बताओ भाई। बैकग्राउंड सर्चेस, बैकग्राउंड सर्चेस से क्या होगा? चलो बैकग्राउंड सर्चेस हो भी गई, उसके बाद देखो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करो। विच वन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन सोर्सेज कैन एन ऑडिटर नॉट यूज टू असिस्ट वेदर टू एक्सेप्ट अ न्यू क्लाइंट। आपने वो पिक करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक्सेप्ट करना या नहीं करना। बैकग्राउंड सर्चेस, प्रायर एयर ऑडिट फाइल्स, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, इंक्वायरीज फ्रॉम थर्ड पार्टी। बैकग्राउंड सर्चेस आपको क्या बताती है? क्लाइंट की इंटेग्रिटी बताती है। तो अगर जब आप बैकग्राउंड सर्च कर रहे हो, क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक कर रहे हो, कब कर रहे हो? इस साल, तो क्या ये वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है? प्रायर ईयर ऑडिट फाइल्स, लास्ट ईयर क्लाइंट ने कुछ भी किया हो, जरूरी थोड़ी है कि क्लाइंट इस साल भी वैसा हो। जरूरी है क्या? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। सो फिलहाल ये वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम यूज नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, अब अगर तो वर्डिंग के ऊपर फोकस करें तो ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन भी तो हम पिछले ऑडिटर से कर रहे हैं, तो ये इस करंट ईयर के अंदर हम कैसे डिसीजन लें? देखो बात ये है कि हम कम्युनिकेट इसीलिए कर रहे हैं करंट ईयर की रीजनिंग पूछने के लिए कि इस साल क्लाइंट ने अपने पिछले ऑडिटर के साथ क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्या वजह थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और मैटर है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू क्लाइंट। इंक्वायरीज फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्स ऑफ एविडेंस इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट रिलायबल, तो इस पे तो आंख बंद करके यकीन करना। इसके बाद विच टू ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन एंगेजमेंट लेटर। अब मस्ट का वर्ड है, मे नहीं मस्ट है, तो टर्म्स पहले वाले 5 टर्म्स याद है। बेसिस ऑफ द ऑडिट फी, नो। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग अरेंजमेंट्स, नो। स्कोप ऑफ द ऑडिट, सो बी एंड डी। अब as well as being responsible for a company's internal controls, management must agree and acknowledge its responsibility for which two of the फॉलोइंग इन दी एंगेजमेंट लेटर। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस मैटर के अंदर, वो आपको पिक करनी है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद द एफआरएफ, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो ऑप्शन ए। इशूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एन एग्रीड डेट, ड्राफ्ट का क्या करेगा भाई ऑडिटर? ऑडिटर को तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल चाहिए। प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑल इमटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या लगता है? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, सो अगेन ये प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिटर। देखो इंटरनल कंट्रोल है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और ऑल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो प्रीमाइज ऑफ एन ऑडिट। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? Terms of an audit engagement must be formalized in a prescribed format known as an audit engagement letter। ऐसा कोई फॉर्मेट हमने पढ़ा जो कि मस्ट बी फॉर्मलाइज होना चाहिए? नहीं भाई। देयर इज नो प्रिस्क्राइब डेट दैट द एंगेजमेंट लेटर शुड बी सेंड आउट बाय। क्या ऐसी कोई प्रिस्क्राइब डेट वगैरह थी? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ट्रू ट्रू, फर्स्ट तो ट्रू है ही नहीं। फॉल्स फॉल्स, सेकंड तो ट्रू है। सी ट्रू, नो फॉल्स ट्रू, सो वी आर लेफ्ट विद डी विच इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो कोई फॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट नहीं था। समझ रहे हो, आपके पास एक एंगेजमेंट लेटर था जो आपने क्लाइंट को देना है। कब देना है? बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑडिट देना है। अब ये रहे आपके असाइनमेंट। अब कुछ आप भी करोगे जब ये पेपर पास होगा, अगर सब मैं कर दूंगा तो ये पेपर कैसे पास होगा भाइयों और उनकी बहनों? तो ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये आपको सॉल्व करने हैं, इवन दो मैंने आंसर सबके दिए वहां, ये देखो ये सबके आंसर्स हैं। अब ये आ गए कुछ कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस। अगेन इसके अंदर कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इन कंट्री ए आईएफआरएस आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कंट्री ए के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है वो आईएफआरएस के हिसाब से बनाई जा रही है, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल होगा। However, there are also some additional legal requirements to be applied in preparation of financial statement। जितनी डिस्कशन करी थी सब रिपीट हुई है क्वेश्चंस की फॉर्म में। What shall be AFRF in this situation, assuming there is no conflict? There is no conflict between both. What shall be AFRF in this situation, assuming there is a conflict between both? If financial reporting standards are supplemented by law and there is no conflict, both shall be included in AFRF.
याद करो, मैंने बताया था, अम्मी ने कहा सुबह 7 बजे सो जाओ, उठ जाओ, सॉरी, अब्बू ने कहा रात 10 बजे सो जाओ। तो क्या लगता है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है जो आप नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। तो सेम चीज है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो बोथ शैल बी इंक्लूडेड। टू, इफ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर्स, याद है ईओएमपी, बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन एएफआरएफ। अगर एडिशनल डिस्क्लोजर से भी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म होता, इफ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी मेट थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ शैल बी अमेंडेड। कैसे अमेंड होगा? आपको वहां, यार मैंने कंपनीज एक्ट लिखा था, तो किसी कंपनी के, तो किसी एंटिटी और कंट्री के अंदर कंपनी ऑर्डिनेंस होगा, तो वहां आपको लोकल रिक्वायरमेंट का रेफरेंस देना है। इफ डिस्क्रिप्शन इज नॉट अमेंडेड, ऑडिटर शेल एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, जितनी भी डिस्कशन की थी उसी की बेस के ऊपर पास पेपर के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शेल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AFRF इज अनएक्सेप्टेबल? लो भाई, यहां तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज देयर, बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर तो ये नहीं लिखा होता ना कि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, तो हमने क्या करना था, मैनेजमेंट को कहना था कि मैनेजमेंट भाई, मैनेजमेंट जी, इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को चेंज करो, एडॉप्ट अ न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच मस्ट बी एक्सेप्टेबल। बट यहां रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एंड दिस फैक्ट इज नोन टू ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टेंस, और ऑडिटर को ये पहले से पता था। अब क्या करना है इस सिचुएशन के अंदर? पहली चीज तो ये कि ऑडिटर ये एक्सेप्ट करेगा कब? याद करो, कंडीशंस बताई थी कुछ, क्या कंडीशंस थी? कि ऑडिटर ईओएमपी डिस्क्लोजर देगा, ईओएमपी इन दी ऑडिट रिपोर्ट, व्हाई? टू अवॉइड मिसलीडिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आ रहा है? बताओ आ रहा है या नहीं? तो सेम चीज यही लिखी है, ऑडिटर शैल एक्सेप्ट एंगेजमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मीट, अगर ये कंडीशंस मीट होंगी तो ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्क्लोजर, व्हाई? टू अवॉइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग। It is stated in terms of the engagement that audit report shall include emphasis of matter paragraph to draw users attention to additional disclosures, additional disclosure। ये disclosures जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इनका एक रेफरेंस ऑडिटर दे देगा ईओएमपी, यानी कि अपनी रिपोर्ट के अंदर, अंडर द पैराग्राफ ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आज के लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। ऑडिटर्स ओपिनियन शेल नॉट इंक्लूड फ्रेजेस ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं भाई? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मिसलीडिंग है, जिसको आप करेक्ट कर रहे हो एक डिस्क्लोजर के थ्रू, तो ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे हो गई? आपके ऊपर तो एक मजबूरी है, एक तलवार लटक रही है, रिक्वायर्ड बाय लॉ की वजह से तुम लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हो। Auditor's opinion shall not include phrases true and fair view or presented fairly in all material respect। इस किस्म की जबान अपनी रिपोर्ट के अंदर यूज नहीं करनी। ये नहीं कहना कि ट्रू एंड फेयर व्यू है और प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, नहीं तो बेटा खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। अनलेस दीज फ्रेजेस आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब अगर तलवार आ गई है लॉ की, तो फिर तो भाई लिखना है, इन विच केस ऑडिटर शेल नॉट स्टेट कंप्लायंस विद आइजाज। देखो दो चीजें हैं, पहले अपने ओपिनियन के अंदर ये टर्म नहीं लिखनी, अगर तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है फिर ये लिखनी है, लेकिन फिर ये नहीं कहना कि कंप्लाई विद आइजाज किया है। फिर कंप्लायंस विद आइजाज नहीं है, कंप्लाई विद द लॉ है। अभी बताया था, जहां लॉ एप्लीकेबल होगा वहां 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 लॉ की बातों को फॉलो किया जाएगा, आइजा को साइड लाइन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट है। अब, if above conditions are not met and auditor is required by law to conduct audit, auditor shall evaluate effect of misleading financial statements on audit report। देखेगा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि भाई डिस्क्लेमर जा रहा हो, कोई मॉडिफाई ओपिनियन जा रहा हो। इंक्लूड रेफरेंस ऑफ दिस मैटर इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, course of action shall be same as described above except that these conditions shall be communicated to management एंड टीसीडब्ल्यूजी सेपरेटली। दोनों को अलग अलग बतानी है कि ड्यू टू अनअवॉइडेंस ऑफ दीज कंडीशंस, तो ये चीजें होंगी जो हम एंगेजमेंट लेटर के अंदर डालेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्राइवेट एंटिटी की बात करें तो मैनेजमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता। मैनेजमेंट कहती है जो करना है करो भाई, जिस तरीके से करना है करो, बस हमें हमारे अकाउंट्स जल्दी से ला दो। लिस्टेड वालों को फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो भी इधर उधर करवा के कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं। तो तो एक बात कहूँ, जितना यहाँ सीख रहे हो ना, प्रैक्टिकल तो भाई बिल्कुल डिफरेंट है। जितना एक स्ट्रक्चर वे के अंदर सीख रहे हो ना कि ऐसा नहीं तो ऐसा, वहाँ तो भाई इसका बिल्कुल उलट है। बट हम तो ओथ लेंगे कि जो भी काम करेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू इट। अच्छा बात सुनो, डबल ए वाले स्टूडेंट्स, सेम एक क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा यहाँ से और तुमसे पूछ लेगा 4 से 5 मार्क्स का। फिर उस टाइम अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो भाई रोगे, बैठ के रोगे वहां कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया था। ट्रिपल ए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर
नॉलेज लेवल के क्वेश्चन टेस्ट नहीं करेगा। ये नहीं पूछेगा कि बेटा मुझे बताओ कि सिचुएशन कौन सी है जहां पे चेंज एक्सेप्टेबल होगा और नहीं होगा। वो तुम्हें केस स्टडी देगा, उसके हिसाब से पूछेगा। इसके डायरेक्ट बाद हम केस स्टडी करेंगे। तो मैंने क्या अप्रोच सेलेक्ट करी है, हम हर तरह के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे आफ्टर ईच आइजा, ताकि आपकी मेमोरी टेस्टिंग भी हो, आपकी नॉलेज टेस्टिंग भी हो और आपकी क्रिटिकल टेस्टिंग भी हो। अब, if client requests to auditor change the terms of engagement, auditor is required to consider whether there is reasonable justification to it. Give examples of situation which may not be a reasonable justification. कौन सी थी, याद करो भाई, याद करो। Give examples of situation where it may be reasonable to change the terms of engagement. जहां कोई चेंज इन बिजनेस वगैरह हो या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो, यहां जहां ओपिनियन चेंज करने का बोले, जहां एंगेजमेंट नेचर चेंज करने का बोले, ऑडिट से रिव्यू। What additional matters are required are considered by auditor if management requests auditor to change the audit engagement into review or related services. A, सेम डिट्टो कॉपी करा है और यहां पे पेस्ट किया। इफ चेंज रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस ऑन रिसीवेबल्स इन एन ऑडिट एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट आस्क हिम टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट टू रिव्यू एंगेजमेंट टू अवॉइड क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये अनएक्सेप्टेबल है। अब एक्सेप्टेबल क्या है, जब चेंज रीजनेबल हो। रीजनेबल मतलब a change in circumstances that affects the entity's requirements और मिसअंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग द नेचर ऑफ द सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया जिसकी वजह से एंटिटीज की रिक्वायरमेंट जो है चेंज हो रही है, तो फिर तो ये रीजनेबल है। अब लास्ट के अंदर क्या मैटर्स होंगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखो है लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन ऑफ द चेंज। अगर ये दो हैं तो भाई चलते बनो, मतलब एक्सेप्ट कर लो। अब कितने रह गए भाई, 7। ओके भाइयों, तो ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट 4 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके असाइनमेंट है। अगर भर भर के आपको असाइनमेंट नहीं देंगे तो आपके ऊपर टेंशन कैसे आएगी। अगर तो टेंशन नहीं आएगी तो भाई तुम लोग ये सॉल्व कैसे करोगे। तुम लोग तो बिल्कुल चिल मोड के अंदर चले जाओगे कि सब कुछ इस बंदे ने कर दिया, हमें तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं भाइयों, ये 4 जो आखिर के जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ ना, ये वो क्वेश्चन होते हैं कि अगर नहीं करे तो फिर एग्जामिनर करेगा। तो ये 4 तुम लोगों ने करने हैं। सॉल्यूशन सबके दूंगा मैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसके सॉल्यूशन नहीं दूंगा। हाँ, जो असाइनमेंट होंगे उनके सॉल्यूशंस बाद में मिलेंगे जब तुम अपने सॉल्यूशन ड्राफ्ट कर लोगे। असाइनमेंट का तो एक अलग ही क्वेश्चन बैंक है और वो अनसीन क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो देखे भी नहीं होंगे। और उसी का मजा है जब अनसीन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जब तुम्हारी मेमोरी टेस्टिंग होगी, जब तुम एक लाइन लिखोगे पता ही नहीं चल रहा होगा कि इसके बाद क्या लिखनी है, फिर कोशिश करोगे। उसी के सारे पैसे हैं, उसी का सारा मजा आएगा। अब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस, अब ये आ रही है केस स्टडी बेस्ड। तो डबल ए स्टूडेंट जो है वो एक क्वेश्चंस को देख लें, उसके बाद वो स्किप कर दें। लेकिन ट्रिपल ए अगर तुमने स्किप किया तो फिर एग्जामिनर तुम्हारी अटेम्प्ट स्किप करेगा। अब सुनो, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बी सी कंपनी एंड द स्टेप्स दैट इट नीड्स टू टेक बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट। दो चीजें पूछ रहा है, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ ऑफ एबीसी एंड कंपनी, ये कोई ऑडिट फर्म है। और पूछ रहा है स्टेप्स दैट इट नीड्स टू टेक बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट। एक्सेप्टेंस का मतलब है, तो इसका मतलब है ये न्यू ऑडिट फर्म है, ये न्यू ऑडिट क्लाइंट है। अगर न्यू ऑडिट क्लाइंट है, न्यू ऑडिट क्लाइंट है, तो सोचो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिख लेना, जनरल का मतलब टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अगर किसी बेवकूफ ने जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ओवरऑल, याद करो जब भी मैंने कहा था वर्डिंग के ऊपर फोकस करो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वहां ओवरऑल हमने कवर किया था। अब हम स्पेसिफिक आइजा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर कर रहे हैं। हर स्पेसिफिक आइजा के अंदर मैनेजमेंट और ऑडिटर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। यहां मैनेजमेंट की और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने ड्यूरिंग लेक्चर बताई थी, अभी दोबारा बताऊंगा। अब सुनो, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी एक इनकमिंग ऑडिटर है, एक न्यू ऑडिटर है, एक प्रोपोज्ड ऑडिटर है। अब पहले तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताओगे, उसके बाद स्टेप्स, मैटर्स, फैक्टर्स बताओगे जो इसको लेने चाहिए, क्यों डिसाइड करे कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अच्छा, 2, व्हाट वुड बी द रिटायरिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जिस्टिंग ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर की, प्रीवियस ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द अबव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एबीसी एंड कंपनी इन केस द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो पार्ट 2 के अंदर कह रहा है मुझे पिछले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, फिर कह रहा है मुझे न्यू ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ अगर तो पिछला ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सका। बड़े मजे का क्वेश्चन है। कितनी लाइनें दी हैं, सिर्फ 3, 3 भी नहीं, 2.5। ओके, पढ़ते हैं। ABC and company chartered accountants have been requested to give their consent for appointment as the auditor of SL in place of XYZ and company. XYZ and company retiring auditor, ABC and company new auditor. The matter, sorry, the matter of appointment of ABC and company is to be placed in the annual general meeting of SL. मतलब जो ऑडिट फर्म को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर है वो जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कस हो गया। बस अब एबीसी एंड कंपनी हाँ बोले तो वो ऑन बोर्ड हो जाएगी, बट उसके कुछ एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स हैं जो उसको देखने होंगे क्या, तो वो ये ऑडिट परफॉर्म कर सकता है, कॉम्पिटेंसी वगैरह, ये सारी चीजें। अब लिखना कैसे है? देखो, मार्क्स को अंडरस्टैंड करो। ऐसा ना हो कि मार्क्स का पता नहीं है, बस लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। अब हम पहले सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 1। इसके अंदर दो चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एबीसी। अब मैं जनरली बता रहा हूं, सुनना।
जब भी कोई नया ऑडिटर आता है किसी पिछले ऑडिटर की जगह, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहले उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, जिसको पीसीएल कह लो, वो भेजता है पिछले ऑडिटर को। बट उसके लिए उसको क्लाइंट की परमिशन चाहिए होती है। क्लाइंट की परमिशन से वो एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजता है पिछले साल के ऑडिटर को। क्यों? वो कंफर्म करता है क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में, क्लाइंट के ऑपरेशंस के बारे में, और कोई ऐसा फीस रिलेटेड इशू तो नहीं है। ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए वो एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजता है पिछले ऑडिटर को विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट। अब ये क्या होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। एबीसी एंड कंपनी बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑडिटर, देखो सारी की सारी वो लाइन लिख रहा हूं जो केस ने हमें बताई है। एबीसी एंड कंपनी यहां से उठाया भाई, कंपनी ऑडिट फर्म का नाम है। अगर कोई लिखेगा फर्म, फिर तो तुम ABC and company, being the first year auditor of SL Synth Limited, shall send a professional clearance letter to the predecessor auditor X, Y, Z and company. Why? To confirm the Synth Limited integrity and the preconditions of the audit. Preconditions के अंदर सारी आ गई हैं, अब एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट ने एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करा, मैनेजमेंट ने सारी इंफॉर्मेशन बताई, इंटरनल कंट्रोल वगैरह, ओके। मार्क्स को देख के करना है भाई सारी डिस्कशन। ऑल्सो इवेलुएट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑडिट टीम, अपनी कॉम्पिटेंसी भी तो देखेगा। टू इंश्योर वेदर दे हैव सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। इवेलुएट वेदर एनी एथिकल इशू अराइजेज ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस क्लाइंट। ऐसा तो नहीं है कि वो इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर ले और यहाँ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का इशू आ जाए। इफ सो मस्ट हैव एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स टू मिटिगेट सच इशूज। ये तो ठहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं स्टेप्स की। ABC and company shall obtain permission of Sindh Limited before communicating with the predecessor auditor X, Y, Z and company. If Sindh Limited allows, send a professional clearance letter to the X, Y, Z and company. And if not allowed due to confidentiality principle, this will be a scope limitation before acceptance. The new auditor, incoming auditor, ABC and company should not accept the engagement. यहीं पे बात खत्म कर देनी है कि अगर नहीं अलाउ कर रहा तो भाई एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करनी। What if X, Y, Z and company response indicates some issues? मतलब कि आपको आपके क्लाइंट ने अलाउ कर दिया कि आप उसको पीसीएल भेज दो, प्रोफेशनल क्लाइंट, और आपने अब भेज दिया, लेकिन जो रिस्पॉन्स है प्रीडिसेसर ऑडिटर की तरफ से वो कुछ टाइम ले रहा है, कोई इश्यूज हैं। एबीसी एंड कंपनी में स्टिल एक्सेप्ट द एंगेजमेंट आफ्टर अप्लाइंग द नेसेसरी सेफगार्ड्स। अगर तो वो सेफगार्ड सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट का मतलब मैनेजमेंट थ्रेट लाइक नहीं है, तो आप स्टिल एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये तो स्टेप्स हो गए। तो पार्ट वन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। सिंपल एक स्ट्रक्चर इस आंसर का था। स्ट्रक्चर क्या था? जो हमने नोट्स के अंदर पढ़ा था वही स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया और लिखा। अब व्हाट वुड बी द रिटायरिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई प्रीडिसेसर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर तो आप क्लाइंट से पूछ के पीसीएल भेज रहे हो तो प्रीडिसेसर ऑडिटर भी क्लाइंट से पूछ के ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने मुंह उठाया और आपको रिस्पॉन्स कर दिया, क्या पता कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन का वो आंसर कर दे, बाद में क्लाइंट उसी के ऊपर केस फाइल कर दे। अब XYZ and company obtained permission from Sindh Limited client to reply to the ABC and company due to confidentiality principle. If Sindh Limited does not give permission, inform such refusal to ABC incoming auditor, then ABC and company can refuse the engagement. क्यों? क्योंकि ये एक स्कोप लिमिटेशन है। इफ सिंध लिमिटेड गिव्स परमिशन, अगर तो क्लाइंट ने परमिशन दे दी, प्रोवाइड वर्किंग पेपर्स एंड ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो हमें वर्किंग पेपर देगा और अदर इन्फॉर्मेशन देगा जो एबीसी एंड कंपनी यानी कि इनकमिंग ऑडिटर ने रिक्वायर्ड करी होगी इन दी प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। इफ एक्स वाई जेड एंड कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, अब ये जो थर्ड रिक्वायरमेंट पूछी जिसके अंदर एबीसी एंड कंपनी शुड ट्राई टू ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज ABC and company should inquire from third parties about the nature of the client. ABC and company should investigate background of senior management TCWG. सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर एक एमसीक्यूज के अंदर किया था, अगर तो याद हो। तो ये जो पीडीएफ फाइल्स है ना, ये जो क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ फाइल्स हैं, ये ऐसा समझ लो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको बेंच मार्क क्वेश्चंस कह लो। इनको मैंने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक आइसा की बात नहीं कर रहा, हर एक टॉपिक की नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है ताकि एग्जामिनर हल्का सा भी ट्विस्ट करे, हमारे स्टूडेंट्स को ये इशू ना हो कि हमने तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। अभी भी डबल ए और ट्रिपल ए के अंदर ऐसे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर ने कुछ पूछा ही नहीं, वो अनटेस्टेड एरियाज हैं। बट मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस डिजाइन करें ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो ड्यूरिंग एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले तो मार्क्स देखो, 11 मार्क्स। रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस। तुम्हारे पास एग्जामिनर कहेगा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट कहेगा तो एंड में कंक्लूजन देना है कि एक्सेप्ट करे या ना करे। इवैल्यूएट द मैटर्स दैट योर फर्म शुड कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग द अबव ऑडिट एंगेजमेंट। इतनी सी रिक्वायरमेंट, कितने मार्क्स? 11 मार्क्स। अब यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तुम एक ऑडिट फर्म के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय एन ऑफशोर एंटिटी। हाईलाइट करो ऑफशोर को। ऑफशोर का मतलब है कोई फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी ने हमें हायर किया है। क्यों भाई, क्या वजह थी? उस कंट्री के ऑडिटर को क्यों नहीं हायर किया? पिछले साल वाले ऑडिटर को क्यों नहीं हायर किया? स्केप्टिसिज्म बढ़ा दो, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन स्केप्टिसिज्म हाई कर दो।
इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, होगा कोई ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, वहां ये ऑफशोर एंटिटी है। फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2019, पहली दो लाइनों के अंदर ये बताया कि ये एक ऑफशोर एंटिटी है जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अंदर है, उसने हमें एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2019। पढ़ने में एक जनरल सी लाइन लग रही है, लेकिन इतने पॉइंट है ना इस लाइन के अंदर कि 3 मार्क्स इजिली यहां से निकल सकते हैं। द एंटिटी इज फॉलोइंग लोकली डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सही है भाई, जहां वो रह रही है वहीं के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है और आईएफआरएस को नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन इन द प्रिपरेशन ऑफ इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना ये है क्या वो एक्सेप्टेबल है, और ये कैसे चेक करोगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। याद करो आइजा 210 के अंदर लास्ट में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, याद आ रहा है। उनके हिसाब से चेक करने होंगे कि ये लोकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल है या नहीं। On your query regarding availability of records and information, the entity has informed you that they will electronically send the scanned copies of the records information required for the audit purpose. Okay, इलेक्ट्रॉनिकली भी सही है, ठीक है, बस ये देखना है कि एविडेंस सही फॉर्म के अंदर हो, ऐसा ना हो स्कैन के अंदर आधी चीज़ें मिटी हुई हों, आधी चीज़ें शो हो रही हों, ठीक है। और अगर ओरिजिनल हो जाए तो बहुत अच्छे हैं, बट हम 7 समंदर पार हैं तो वहां से ओरिजिनल तो मुश्किल ही है। अच्छा भाई, अब यहां से निकालते हैं मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स देखने, पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्लाइंट की इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी तो यहाँ हाई होनी चाहिए, क्यों भाई, ऑफशोर एंटिटी है। फिर हमें बुला रही है, उस कंट्री के ऑडिटर से ऑडिट नहीं करवा रही, अपने पिछले ऑडिटर से ऑडिट नहीं करवाई, तो एक पॉइंट तो क्लाइंट इंटेग्रिटी के ऊपर लिखना होगा। दूसरा, अपनी कॉम्पिटेंसी भी तो देखोगे कि भाई इससे पहले कभी कोई फॉरेन ऑडिट करा है, कोई ऑफशोर एंटिटी का ऑडिट करा है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस का पता है, इतनी रिसोर्सेज है कि वो ये असाइनमेंट कर सकें। तीसरा, प्रीडिसेसर ऑडिटर, कम्युनिकेट करोगे प्रीडिसेसर ऑडिटर से, प्रीडिसेसर ऑडिटर भाई आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, क्या वजह बनी। ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो और अपनी जान बचाने के लिए हमारी जान लगा दिए, ऐसा तो नहीं। ये एंटिटी चाह रही हो कोई नई ऑडिट फर्म को हायर करूं जिसके पास इतनी नॉलेज ही ना हो और मैं अपना धंधा करता रहूं, सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाए। सोचो भाई, स्केप्टिसिज्म हाई रखना होगा। अब द एंटिटी इज फॉलोइंग लोकली डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखोगे कि लोकली डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज तुम्हें है या नहीं, अगर तो है देखोगे क्या ये एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल है या नहीं, कैसे देखोगे, उन फैक्टर्स की बेस के ऊपर। फिर देखोगे कोई एथिकल इश्यूज वगैरह तो नहीं है, इतने सारे पॉइंट तो मैंने ही बता दिए जो केस स्पेसिफिक बन भी रहे हैं। अब देखते हैं इनकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आप एक प्यारी सी हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की, उसके बाद आप डालेंगे मैटर्स टू बी कंसीडर्ड। अब ये कहाँ से लाया भाई, यहीं से लाया हो ना, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड, ये हटा देना, इतनी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरे ख्याल से आती होगी। उसके बाद पहला पॉइंट बना दिया ऑफशोर एंटिटी का। अब यहाँ मैं क्लाइंट की इंटेग्रिटी भी लिख सकता था, लेकिन हेडिंग वो बनाओ जो केस स्पेसिफिक होता है कि एग्जामिनर को मजा भी आए पढ़ने का। अगर यहाँ लिख दोगे ना क्लाइंट इंटेग्रिटी, तो वो मतलब इतना मजा नहीं देगी। तो ऑफ शोर एंटिटी जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी बोलेगा हाँ भाई आंसर जो है केस स्पेसिफिक है। ये सारे मार्क्स हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे, तो यही वो मार्क्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पास और फेल करवाते हैं। अब बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, क्योंकि बिफोर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है ना, तो वही एक पॉइंट उठाया और यहां पेस्ट कर दिया, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट ऑडिट फर्म मस्ट कंसीडर वेदर दे आर अवेयर अबाउट द लॉज एंड रेगुलेशंस imposed on the offshore entities and the country British Virgin Island in which it is incorporated। कुछ भी नहीं किया, ऊपर के वर्ड्स को उठाया और मोल्ड करके यहां पेस्ट कर दिया। अब as such nature of clients have high limitations and compliances which must be followed by them, and in case of any non-compliance high fines and penalties may be imposed which can also impact the professional liability of an audit firm। अब ये कहां से लिखा, as such से लेके audit firm तक, ये अपने दिमाग से लिखा। अब अपने दिमाग के अंदर से कैसे लिखा भाई, एक ऑफशोर एंटिटी है, एक अलग कंट्री के अंदर है, तो जरूरी है यहाँ पे कोई कंप्लायंस होंगी, कोई लिमिटेशंस होंगी जिसका हमें नहीं पता होगा। और अगर तो मैनेजमेंट ने वो कंप्लाई नहीं करी, तो जब भी कोई चीज तुम कंप्लाई नहीं करोगे, अब तुम्हारी फीस की डेडलाइन है 11th, अब तुम 11 से आगे पे कर रहे हो तो एसीसीए तो तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करेगा ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये एग्जाम है ही कॉमन सेंस के बारे में, थोड़ा ही बहुत अपना माइंड यूज करना होगा ऐसे पॉइंट्स निकालने के लिए। अब कोई भी नॉन कंप्लायंस होगी तो उसके ऊपर फाइन और पेनल्टी होगी। उसके बावजूद भी अगर हम ये कहते हैं चल भाई जाने दे, नॉन कंप्लायंस आ गई तो क्या हुआ, हम तो ऑडिट करके चलेंगे, तो ये तो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइबिलिटी भी खतरे में जा रही है। तो हर एक एंगल के हिसाब से सोचना है, फिर उसी के हिसाब से अपना आंसर देना है। Also, audit team must maintain high professional skepticism by communicating the reason for appointing our firm rather than an other firm not to continue with their existing auditor। So तुम्हें ये भी बताना है, पूछना है कि भाई हम ही क्यों, पिछले वाले क्यों नहीं। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा वो लोकल स्टैंडर्ड के ऊपर लिखा। अब पढ़ो आराम से। The entity is following locally developed standards, कॉपी और पेस्ट कर दिया। Audit firm must evaluate whether they have knowledge and experience of their local accounting standards। Also, auditors shall evaluate whether they are consistent with the international financial reporting framework such as IFRS, as any conflict between these standards mislead the financial statement, and check whether the framework is prescribed by the British Virgin Island laws and regulations।
कुछ भी एडवांस, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिखा। पहले लिखा कि भाई ये लोकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, अगर तो कर रही है तो ऑडिटर देखेगा कि क्या उसके पास इस हिसाब का एक्सपीरियंस है या नहीं। उसके बाद लिखा कि चेक करो यहाँ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, अगर तो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड कर जाएगा, तो उसके लिए ब्रिटिश वर्जन के क्या इकदाम होंगे, क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो प्रिस्क्राइब किया हो लॉ ने और रेगुल, अगर तो है तो जी सर कर लेना। अब further, audit team must assess the acceptability of the locally developed standards before accepting engagement by using the five characteristics attributes such as relevance. The framework must be relevant to the entity's nature of business. Completeness, entity must disclose all the relevant information. All the relevant information बताना है, हर एक ट्रायल के बारे में बताना है। Reliability, transactions, जो जो offshore transactions हो रही हैं must be recorded faithfully. No manipulation and massaging the figures. Means no estimates and judgment based figures. Then guys, neutrality. Estimates, assumptions, and judgments must be free from bias and conflicts. Understandability, users can easily understand the information so that their economic decisions could not get influenced. आपस की बात है, जो मेरी नॉलेज या जजमेंट कहती है कि इस नेचर ऑफ क्लाइंट के अंदर बहुत ज्यादा जजमेंट होगी। क्यों बहुत ज्यादा होंगी? क्योंकि पहला तो ये लोकली डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब लोकली डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो भाई हर बंदे का एक अलग ही हिसाब किताब चल रहा होगा, क्योंकि उनके पास कोई एक फ्रेमवर्क है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है ना, तो हम तो ये अपनी आपस की बात कर रहे हैं। तो कोई फ्रेमवर्क है नहीं, कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो जिस बंदे का जो दे जाएगा वो उस हिसाब से करेगा ना। तो कोई ऐसी है इंडस्ट्री है कि वो जो है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उनका जो कोई कंपैरिजन होगा, तो बहुत ज्यादा जजमेंट होगी। तो एंड के अंदर ऑन अ सेफ साइड हम ये लिखते हैं कि भाई ऑडिट फर्म को जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और सीधा चलते बनना चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी, अब तुम अपनी कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हो। ऑडिट फर्म शैल इवैल्यूएट वेदर दे हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टीम फॉर दिस एंगेजमेंट एज दे हैव प्रीवियसली असाइंड और वर्क विद सिमिलर नेचर ऑफ द एंटिटी एज एनी नॉन कंप्लायंस may discredit the reputation of the audit firm and increase the professional liability as well. Simple, straightforward. Integrity. Audit firm shall obtain information about the client from internet or from other sources such as communicating with other audit firms located in British Virgin Islands to ensure the integrity. ये खूबसूरत सा प्यारा सा पॉइंट आपने इंटेग्रिटी के ऊपर लिखा। As hiring a new audit firm from an overseas and providing scanned documents as an audit evidence increases doubt on the client integrity. Why? As client may involve in money laundering activities and try to conceal it. ऑफशोर है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो बनता है भाई, बनता है। जब मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक पे आएंगे, ये ट्रिपल ए के लिए, डबल ए के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक नहीं है, अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक के ऊपर आएंगे हम लोग ट्रिपल ए स्टूडेंट्स, वहां हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से होती है। अब प्रीडिसेसर ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर का पॉइंट यहां हमने एक बनाया। ऑडिट फर्म शेल कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर आफ्टर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। Further, audit firm shall discuss about the reason for not continuing the audit of the client this year. यहां हम पिछले ऑडिटर से पूछ रहे हैं कि ऑडिटर भाई आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे। मस्ट इवन दो द ऑडिटर प्रीडिसेसर ऑडिटर मच फेमिलियर अबाउट द स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, इसके बावजूद प्रीडिसेसर ऑडिटर क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहा, वजह क्या है ऐसी, ये हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछनी है। या वर्किंग पेपर मांगना नहीं स्टार्ट कर देना, केस को समझो, केस की नौयत को समझो, उसके हिसाब से पॉइंट्स लिखना। ये नहीं लिखने लग जाना कि प्रीडिसेसर ऑडिटर हम वर्किंग पेपर लेंगे, हम ये लेंगे, फलाना लेंगे। अबे भाई अभी तो स्टार्ट ही नहीं करा, पहले तो क्लाइंट को तो देखो, क्लाइंट किस नेचर का है। तुम जो है डायरेक्ट वर्किंग पेपर के ऊपर चले गए। तो केस को पहले समझो, केस को अंडरस्टैंड करो, फिर पॉइंट्स लिखो। बात समझिए। Preconditions of audit. Client following local accounting standards, which may not be an applicable financial reporting framework, or there may be conflict with the IFRS, and the evidence which will be provided are in scanned copy, which shows that the client is trying to hide something. That's why seeking to appoint a new audit firm rather than continuing with the existing auditor or the local audit firm. Therefore, audit firm must ensure before acceptance of the engagement that preconditions must be present. अब बात सुनो, पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचना कि आपके पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। अगर आपके पॉइंट इससे 30-40% भी मैच हो रहे हैं तो आप एक सेफ साइड पे हो, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आप सीखोगे। इसके बाद स्कोप, डेडलाइन, फीस, रिसोर्सेज, ये सारे जनरल पॉइंट हैं। अब इन जनरल पॉइंट को आपने कैसे लिंक करना है, यहाँ आप जो इसको केस स्पेसिफिक का नाम दोगे। जैसे स्कोप के अंदर आप बात करोगे ऑडिट एविडेंस का, ऐसा तो नहीं है कि कोई स्कोप ड्यूरिंग द ईयर बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं बताया, क्या पता क्लाइंट बोल दे ये रिव्यू है, आप ऑडिट, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है। डेडलाइन, भाई डेडलाइन क्या होगी, कितने टाइम के अंदर क्लाइंट को ये चाहिए। अब फीस वगैरह का क्या, फीस का क्या इशू वगैरह होगा, फीस किसकी बेस के ऊपर होगी, ऐसा तो नहीं है कोई कंटिजेंसी के ऊपर हो रही हो। और रिसोर्सेज, आपको ये चेक करना है कि कहीं आप ये क्लाइंट एक्सेप्ट कर लो लेकिन जो इसकी रिसोर्सेज आ रही हो वो इसकी फीस से ज्यादा भी आ रही हो, तो सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपने करना है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डिजाइन करना था। एंड में अगर इवैल्यूएट लिखा है ना तो यहाँ पे कंक्लूजन देना है। अभी वहां डिस्कस लिखा था तो जब कंक्लूजन नहीं दिया, अगर इवैल्यूएट है तो आपने कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन में ये बताना है क्या ये क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर तो नहीं तो उसका रीजन देना है, अगर तो हाँ उसका भी रीजन देना है। बट मेरे हिसाब से ये क्लाइंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा इश्यूज हैं। अब भाई इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपका असाइनमेंट। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आइजा 210 के लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। लेकिन इसको आप कब सॉल्व करोगे? इसको आप सॉल्व करोगे आज के लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि इसके अंदर रिपोर्ट का एलिमेंट है, तो रिपोर्ट का एलिमेंट आपने अभी नहीं पढ़ा। तो जब आप आज का लेक्चर आइजा 700 का लेक्चर नंबर 3 जब देख लो, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इवन दो मैंने प्रॉपर एक आंसर, जितने आंसर हैं सब मैंने खुद टाइप किए हैं, और कोशिश यही की है कि हर एक आंसर को सिंपल एंड इजी वे के अंदर आपके लिए प्रेजेंट कर सकूं, ताकि आपको ड्राफ्टिंग के अंदर और लिंकिंग के अंदर कोई भी किसी किस्म का इशू ना हो। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइजा 700, जिसका नाम है फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 ऑफ ऑडिट, लेक्चर नंबर 3, आइजा 700, टॉपिक नेम फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल पिछले प्रोसीजर, पिछली अप्रोच को फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू, एक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम जो है कंटेंट की रीडिंग करेंगे, ताकि जितनी भी डिस्कशन हुई है उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमारे माइंड के अंदर आ जाए। अब बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल इज्जत के साथ आपने सारी की सारी डिस्कशन सुननी है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। आइजा 700 क्या बताता है? आइजा 700 ऑडिटर को क्या गाइड करता है? सबसे पहले आइजा 700 गाइड करता है ऑडिटर को अबाउट द फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के ओपिनियन को कैसे ड्राफ्ट करना है। उसके बाद बताता है कि ऑडिटर रिपोर्ट कैसे बनानी है, जो ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ऑडिट जितने इश्यूज, जो ऑडिट फाइंडिंग्स थी, उसकी बेस पे क्या रिपोर्ट बनानी है। लास्ट के अंदर जो हम पढ़ेंगे इस आइजा 700 के अंदर, वो होगा कि अगर कंसिस्टेंसी, मतलब ऑडिटर को ये देखना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट और जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी है। अगर तो नहीं है तो उसमें क्या करना है, आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ एडिशनल टॉपिक्स होंगे जो ट्रिपल ए और डबल ए के अंदर नहीं है, बट उनका लिंक यहाँ है, तो हम उनको भी कवर करेंगे कि इन फ्यूचर अगर तो एसीसीए वो स्टैंडर्ड भी इंक्लूड कर दे, तो हमारे पास एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक लिंकिंग होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं स्कोप से। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की एफएस होती हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो होती है वो जनरल यूजर्स के लिए होती है, आम आवाम के लिए होती है। जो स्पेशल पर्पस होती है वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होती है, जैसे आप कह लो टैक्स फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर आपको याद हो, मैंने बिल गेट्स की एग्जांपल भी आपको दी थी। अब फ्रेमवर्क कितने टाइप के होते हैं? फ्रेमवर्क भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर आपको फेयर प्रेजेंटेशन ही देनी होती है, फेयर प्रेजेंटेशन ही देनी होती है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस का मतलब है कि यहाँ फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती भाई, स्टैंडर्ड ने आपको कह दिया, रूल बेस ने आपको कह दिया कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। फोकस करो कंप्लाई के ऊपर। कंप्लाई मैंने कहा है, दिन है तो दिन है। अब रूल बेस्ड और नो रूल बेस्ड। तो फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर आपने फेयर प्रेजेंटेशन देनी है, और कंप्लायंस के अंदर आपने कंप्लाई ही करना है, भले वहां फेयर प्रेजेंटेशन हो या ना हो। अब फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको याद हो, आइजा 200 और 210 के अंदर हमने पढ़ा था कि आप एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देते हो और रीजन बताते हो कि फेयर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं हासिल की जा सकी। जबकि कंप्लायंस के अंदर आपको इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई, मतलब ना तो आप कोई एडिशनल डिस्क्लोजर दोगे, ना तो आप कोई रीजन दोगे डिपार्चर का कि भाई इस वजह से फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दी गई, क्योंकि ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास एक्सेप्शन है, आपको फेयर प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। अब बात करते हैं ओपिनियन के ऊपर। फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपिनियन कैसे फॉर्म करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दी है वो बेस करे, वो कंप्लाई करे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो, मतलब फ्री फ्रॉम एरर और फ्रॉड हो। जब ये दो चीजें आपके पास आ गई, आपके पास हो गई, उसके बाद आप कुछ कंसीडरेशन होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिसको आप कंसीडर करोगे ड्यूरिंग ऑडिट। क्या होंगी? देखो, सबसे पहले आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो वहां आपके पास डिफरेंट एरियाज आएंगे। अब कुछ एरियाज होंगे जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आ रही होंगी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी आ रहे होंगे, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी आ रहे होंगे। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर आपने ये देखना होगा कि मैनेजमेंट ने सॉरी गाइस, आपने ये देखना होगा कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, अडॉप्ट करी है, क्या वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज भी करी है, और क्या वो पॉलिसी इस एंटिटी के हिसाब से है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ट्रेंड चेंज था तो पॉलिसी भी चेंज कर ली। पॉलिसी का चेंज, एस्टिमेट्स का चेंज बेस्ड ऑन दी फैक्टर्स, बेस्ड ऑन दी एंटिटी होना चाहिए।
अब अगर वहां कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, तो एस्टिमेट्स तो भाई जजमेंट बेस्ड होते हैं, तो देखना है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस हो, वो रीजनेबल हो, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हो। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का दिल चाहा और मैनेजमेंट ने ये जजमेंट, ये एस्टिमेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का मतलब यह है कि आपने देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है वो क्लियर, कंप्लीट और रेलिवेंट होनी चाहिए। आधी अधूरी बात ना हो, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हो, जो यूजर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है वो सिर्फ यूजर्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हो रहा है। क्यों यूजर्स इंपॉर्टेंट है? देखो भाई, मटेरियल के ऊपर बात हो रही है, मटीरियलिटी के हिसाब से ही हम काम करते हैं। अगर तो ये इश्यूज मटीरियल हैं और इनके ऊपर सही से काम नहीं हुआ, तो ये यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यूजर्स के लिए सारी चीजें हो रही हैं, स्टेक होल्डर के लिए सारी चीजें हो रही हैं, तो आपने इन सब के ऊपर एक अच्छे से काम करना है। इसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म, सब कुछ हो गया। अब एविडेंस की बारी है। तो एविडेंस के अंदर देखोगे कि क्या ये एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है तो यू आर ऑन अ गुड साइड। अगर तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। अगर तो ऑल्टरनेटेड ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहे, तो भाई ये फिर स्कोप लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अगर तो मैनेजमेंट आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, अब आपने देखना है कि इम्पैक्ट क्या है, मटीरियल है या इममटीरियल। अगर तो इममटीरियल है तो जाने दो, क्लीन ओपिनियन दे दो। अगर तो मटीरियल है तो भाई फिर क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अगर तो इम्पैक्ट परवेजिव है, मतलब एक से ज्यादा एरिया के एविडेंस नहीं है, तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर आपको पता होना चाहिए, आप या तो रिजाइन कर सकते हो या फिर डिस्क्लेमर दोगे। रिजाइन कब कर सकते हो? जब प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबिलिटी हो। अब ये बात हो गई स्कोप लिमिटेशन के ऊपर। अब बात करते हैं मिस स्टेटमेंट के ऊपर। क्या पता वहां कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट आ जाए ड्यूरिंग दी ऑडिट प्रोसीजर, जब आप परफॉर्म कर रहे हो। वो मिस स्टेटमेंट या तो मटीरियल होगी या तो इममटीरियल होगी। अगर तो वो इममटीरियल है, तो आप उसको इग्नोर करोगे और क्लीन ओपिनियन, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। अगर तो वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, आप मैनेजमेंट को कहोगे मैनेजमेंट जी इसको करेक्ट कर लें। अगर तो मैनेजमेंट करेक्ट करती है, तो आप अगेन क्लीन ओपिनियन दोगे, क्योंकि अब यहां कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। अगर तो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, तो एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट वहां पे मौजूद है। अब आपको अपना ओपिनियन चेंज करना होगा। अब क्लीन ओपिनियन अनमॉडिफाइड नहीं जाएगा, अब मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। मॉडिफाइड के अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, या तो क्वालिफाइड होगा या तो एडवर्स होगा। क्वालिफाइड कब होगा? जब इंपैक्ट मटीरियल होगा। और एडवर्स कब होगा? जब इंपैक्ट परवेजिव होगा। मतलब मिस स्टेटमेंट एक से ज्यादा एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है। तो यहां हमारी ओपिनियन की डिस्कशन भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कुछ मल्टीपल फ्रेमवर्क कंप्लाइंसेस की। मल्टीपल फ्रेमवर्क कंप्लाइंस के ऊपर अगर हम एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस डालें, तो मल्टीपल फ्रेमवर्क कंप्लाइंस की जो वर्डिंग है वो ये कहती है कि एक से ज्यादा फ्रेमवर्क की कंप्लाइंस भी हो सकती है। कैसे? अगर अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिटिश वर्जन आइलैंड वाला फोकस किया हो, तो उसके अंदर एक आईएफआरएस आ रहा था और एक लोकल स्टैंडर्ड आ रहा था। तो यहाँ दो फ्रेमवर्क आ रहे थे। आईएफआरएस जिसके हिसाब से ऑडिटर अपना ऑडिट करते हैं, लोकल स्टैंडर्ड जिसके हिसाब से उस एंटिटी के अकाउंट्स बने थे। तो यहाँ अब बात आ गई दो फ्रेमवर्क की। तो अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रेमवर्क है वो एक्यूरेट है। ऐसा तो नहीं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को मिसलीड कर रही हो। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को मिसलीड कर रही है, तो आपको पता है क्या करना है, एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं और रिपोर्ट के अंदर ये लिखना है कि ईओएमपी जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हें पता है। अब एक एक करके हम इसकी लिंकिंग करेंगे रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि हम रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड के अंदर हैं और रिपोर्टिंग का आज हम पहला स्टैंडर्ड आईजा 700 पढ़ रहे हैं। अब ऑडिटर ये कैसे इवेलुएट करेगा कि कंप्लायंस विद द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो भी रही है या नहीं? अगर तो मैनेजमेंट ये कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो फ्रेमवर्क को कंप्लाई करती है। दो फ्रेमवर्क मतलब आईएफआरएस और लोकल फ्रेमवर्क, जो वहां लोकल फ्रेमवर्क यूज होता था। तो आपको ये देखना है कि बोथ, मतलब दोनों फ्रेमवर्क फुली कंप्लाई होने चाहिए। फुली कंप्लाई का मतलब है कोई भी वहां रिकंसिलिएशन की जरूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि 90% आईएफआरएस हो रहा हो और 100% लोकल हो रहा हो, या ऐसा ना हो 100% आईएफआरएस हो रहा हो और 80 to 90% लोकल हो रहा हो। बोथ मस्ट बी फुली कंप्लाइड। कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत वहां ना पड़नी चाहिए। अब या तो 100% कंप्लाइंस होगी। अगर तो 100% कंप्लाइंस है तो ठीक है, जाने दो। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्शियल कंप्लाइंस भी हो रही हो? पार्शियल कंप्लाइंस का मतलब है आधी कंप्लाइंस, मतलब आईएफआरएस की कंप्लायंस हो रही हो, दूसरे की ना हो रही हो, या दूसरे की हो रही हो आईएफआरएस की ना हो रही हो। अगर पार्शियल कंप्लायंस है तो पार्शियल कंप्लायंस अलाउ नहीं है, पार्शियल कंप्लायंस मिसलीडिंग होती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये सारी डिस्कशन एडवांस डिस्कशन है, जब ही मैं बहुत ही आराम से एक एक वर्ड को बिल्कुल सुकून से प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले क्या देखना है? पहले तो देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दो फ्रेमवर्क आ रहे हैं। अगर तो दो हैं तो देखना है क्या ये एक्सेप्टेबल है नहीं है। कैसे देखोगे? ये देखोगे कि दोनों की कंप्लाइंस फुली 100% हो रही है तो गुड साइन है। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि पार्शियल कंप्लाइंस हो रही हो। अगर तो पार्शियल कंप्लाइंस हो रही है तो वो अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिसलीडिंग है। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये देखना है, ऐसा तो नहीं है कि जो कंप्लाइंस विद एनदर फ्रेमवर्क का मतलब है कि आईएफआरएस और नेशनल या लोकल फ्रेमवर्क का जो कंप्लाइंस हो रही है वो आपने मेंशन कर दिया सप्लीमेंट्री नोट्स। सप्लीमेंट्री नोट्स मतलब एडिशनल नोट्स। इस केस के अंदर आपने क्या करना है? तो आपने ये देखना है कि दोनों जो है मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड होने चाहिए। मस्ट बी डिस्टिंग्विश का मतलब ये है कि वो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो इसको बिल्कुल इस तरीके से लो। अगर तो मैं मैनेजमेंट हूं, मैं दो फ्रेमवर्क को फॉलो करता हूं। अब मैंने क्या करा, इन फ्रेमवर्क की कंप्लायंस को एक सप्लीमेंट्री नोट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मत समझना, एक एडिशनल नोट, एक अलग वर्कबुक के अंदर मैंने लिख दिया कि ये फ्रेमवर्क हैं और इनकी कंप्लायंस है। अब आप ऑडिटर ने ये देखना है कि भाई ये दोनों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सप्लीमेंट्री नोट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड। ऐसा तो नहीं कि ये सप्लीमेंट्री नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया हो। अगर तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया तो ये गलत है, आपको उसी टाइम एक्शन लेना होगा और उनको अलग अलग करना होगा। तो ये थी ओवरऑल डिस्कशन अबाउट मल्टीपल फ्रेमवर्क कंप्लायंस। पहले देखना है फुली कंप्लायंस होनी चाहिए, कोई रिकंसिलेशन की जरूरत ना पड़े। अगर फुली कंप्लायंस नहीं, पार्शियल कंप्लायंस हो रही है तो वो अलाउ नहीं है, उसको इग्नोर करना नहीं होगा आपको, उसको मैनेजमेंट से बात करनी होगी, या तो मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करे, अगर एक के ऊपर नहीं दो पे करती है तो दोनों की कंप्लायंस होनी चाहिए। अगर कंप्लायंस विद अनदर फ्रेमवर्क मेंशन कर दी सप्लीमेंट्री नोट्स के अंदर तो आपको सप्लीमेंट्री नोट्स को देखना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मस्ट बी सेपरेट होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक हमने एक ओपिनियन फ्रेमवर्क इन सब की डिस्कशन करी। अब जो डिस्कशन हमारी होगी वो होगी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। और ऑडिट रिपोर्ट जो है ये आज के लेक्चर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है उसकी अगर डिस्कशन एक जनरल डिस्कशन में बताऊं तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स एक फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं, उसी की बेस के ऊपर एक हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनती है। जो ऑडिट रिपोर्ट कल हम देखेंगे, एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज हम सिर्फ उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो वो ड्यूरिंग दी रीडिंग ही हम कर लेंगे। तो ये थी ओवरऑल डिस्कशन आइजा 700 की। अगर किसी को लगा ये बहुत आसान है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर तो किसी को लगा कि मुझे सप्लीमेंट्री या मल्टीपल फ्रेमवर्क वाली नॉलेज काफी डिफिकल्ट लगी तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था, अगर तो आप इसको स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट मेरा काम था आपको एक एक चीज बताना, क्योंकि कल जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे तो आप ये सारे केसेस वहां देखेंगे कि एक एंटिटी दो फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है तो यू बीइंग एन ऑडिटर उसको किस तरीके से टैकल करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 1 आइजा 700। मैं स्पीड थोड़ी ज्यादा रखूंगा क्योंकि जो हमारी बेसिक डिस्कशन जनरल डिस्कशन थी वो हो गई है। आइजा 700 गाइड्स ऑडिटर्स इन्फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बताता है ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, प्रिपेयरिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन ऑडिट रिपोर्ट्स ग्लोबली व्हाइल अलाउइंग जुरिसडिक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई फ्रेमवर्क वाली बात जो मैंने बताया, ऑडिट रिपोर्ट आईएफआरएस और ग्लोबली मतलब जुरिसडिक्शनल रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अब इसको आइजा 700 डील्स विद ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस एंड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आराम से सुनना। ये जो स्टैंडर्ड है ना आइजा 800, 805, 810, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इनका लिंक है तो जल्दी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। आइजा 700 डील्स विद ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस एंड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एक एक करके यहाँ पढ़ते हैं। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्पेशल पर्पस होगा तो आइजा 800 अप्लाइज होगा, ये आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लीट सेट का मतलब है या तो सिंगल फाइनेंशियल कोई एक फाइनेंशियल होगा, या तो पीएनएल होगा, या तो बैलेंस शीट होगी, या तो कैश फ्लो होगा, या कोई एक एलिमेंट होगा, मतलब या तो रेवेन्यू का एरिया होगा, या तो फिक्स एसेट का एरिया होगा, या तो पेरोल का एरिया होगा। समझ आ रही है? तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? आइजा 805। इफ इट इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी है, जैसे कोई भी आप एक मूवी देखते हैं उस पूरी मूवी की आपके पास जो एक समरी होती है, या अगर हम एसबीएल की बात करें, एसबीएल के अंदर हमारे पास प्री सीन आता है, उस प्री सीन की हम जो एक समरी बनाते हैं, या कोई भी टॉपिक ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम्स करीब होते हैं स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक की समरी चाहिए, तो इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी एक समरी होती है, उस समरी का ऑडिट आइजा 810 के हिसाब से होता है। अब एक्चुअल डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ यूजर, जनरल यूजर्स यूजिंग जनरल पर्पस आईएफआरएस। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर्स, बिल गेट्स वगैरह, टैक्स वाले या रेगुलेटर्स। दीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, टैक्स फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिकॉज जो ये कहते हैं ना स्पेशल, बात ही तो देखो भाई, स्पेशल की बात हो रही है तो स्पेशल के अंदर जो उसने कह दिया हमें तो फिर वही करना पड़ता है। फिर हम ये नहीं कह सकते ऐसा कर दो वैसा कर दो, जैसा ये कहते हैं बिल्कुल वैसा कर दो। समझ आ रही है? जनरल पर्पस के अंदर तो हमने ओवरऑल पब्लिक को कंसीडर करना होता है। ये तो है ही स्पेशल, ये तो ऑन डिमांड बात हो रही है। तो ऑन डिमांड मतलब ये तो कस्टमाइज है, ये तो कस्टम मेड है।
अब टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रिक्वायर्स मीटिंग द फ्रेमवर्क रूल्स अलाउ द एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स और डिपार्चर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ इतनी लेंसी है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने हैं और फिर डिपार्चर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है। लेकिन कंप्लाइंस के अंदर क्या है? रिक्वायर्स मीटिंग द फ्रेमवर्क रूल्स डज नॉट अलाउ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स और डिपार्चर। यहां आपके ऊपर कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल बेस्ड है भाई, यहां तो कंप्लाइंस ही करनी है। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 2, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ओपिनियन कैसे करना है वो देखो। द ऑडिटर इवैल्यूएट्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक चीज। दूसरी, एंड आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एएफआरएफ और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब की कंसीडरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, इंश्योर करना है कि एविडेंस जो है वो इनफ है, अप्रोप्रिएट, ऐसा तो नहीं है फर्दर एविडेंस लेने पड़ जाए। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, असेस इफ इनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली आर मटेरियल। ऐसा तो नहीं है कोई एक ही मिस स्टेटमेंट हो जो मटेरियल हो, या कोई बहुत सारी छोटी 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 छोटी, जब उनको ग्रुप करो, उनको कंबाइन करो, वो मटेरियल बन जाए। इंडिविजुअली वो इमटेरियल है, बट जब उनको कंबाइन करो तो वो मटेरियल बन जाए। कंबाइन करो की एग्जांपल देता हूं, देखो। तुम लोग हो 10 दोस्त, 10 दोस्तों के पास 10-10 रुपए हैं, हर एक दोस्त के पास 10 रुपए है। अब तुम लोग कुछ अच्छी डिश खाना चाहते हो, लेकिन जब तुमने उसकी प्राइस देखी तो भाई वो प्राइस बन ही रही थी 100 की। अब तुम एक बंदा तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुमने कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया, क्यों ना हम सब आपस में जितने भी दोस्त थे हम सब पैसे मिलाएं, कंट्रीब्यूट करें, फिर ये चीज हम खा लेते हैं। अब जब तुम लोगों ने सब ने अपने 10-10 रुपए मिलाए तो वो उस डिश की अमाउंट बन चुकी थी। अब ये क्या बन गई? एक मटीरियल अमाउंट बन गई। इंडिविजुअली तो वो इमटीरियल थी, 10-10 रुपए थे तुम लोग अलग, लेकिन जब तुमने उसको कलेक्टिव किया, कंबाइन किया, ग्रुप किया, तो वो मटीरियल बन गए। तो इसी तरीके से मिस स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली इमटीरियल होती हैं, जब आप उनको कंबाइन करते हो तो वो मटीरियल बन जाती हैं। लास्ट चीज आपको देखनी है, मैनेजमेंट बाइस। वॉच फॉर सिलेक्टिव एक्शंस और एग्रेसिव एस्टिमेट्स। ऐसा तो नहीं है कोई एस्टिमेट्स हो जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ बाइसनेस और इन्फ्लुएंस हो। Evaluating audit evidence to ensure financial statements comply with reporting standards, the auditor must assess. अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने देखनी है, जैसे मैंने बताया कि देखना भाई प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो और एंटिटी के हिसाब से हो। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कि रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ने कहा आज इसको ये करते हैं कल वो करते हैं, नहीं भाई, उसके पीछे प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो कंप्लीट हो, रेलिवेंट हो, रिलायबल हो और क्लियर हो। अब मल्टीपल फ्रेमवर्क की जो मैंने आपको अभी अभी बताया, मल्टीपल फ्रेमवर्क कंप्लायंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट क्लियरली डिफाइन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बताए कि कौन सा फ्रेमवर्क जो यूज हुआ हो। जाहिर है उसी की बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ना भाई, आपको बताना होगा कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हिच इज आईएफआरएस। अब the auditor must check whether the description of the framework is accurate and does not mislead user। देखो कितनी यूजर्स की बात हो रही है, इसका मतलब है यूजर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं हम यूजर के लिए कर रहे हैं, जैसे प्यार में आप सब कुछ उनके लिए करते हो, यहाँ आपको सब कुछ यूजर्स के लिए करना है। अब इवेलुएटिंग कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इवेलुएटिंग कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब कैसे देखोगे कि कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। पहला पॉइंट, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लेम टू फॉलो टू फ्रेमवर्क। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये क्लेम है कि हम दो फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, आईएफआरएस एंड अ लोकल फ्रेमवर्क, बोथ मस्ट बी फुली कंप्लाइड विद विदाउट द नीड फॉर रिकंसिलिएशन। ऐसा ना हो लिखा हो कि दोनों को कंप्लाई कर रहे हैं लेकिन दोनों में कोई ना कोई एरर है, दोनों में कोई ना कोई खामियां हैं, जिसके लिए एक पॉइंट पे आने के लिए एक रिकंसिलिएशन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ मस्ट बी फुली कंप्लाइड। या पार्शियल कंप्लायंस स्टेटमेंट्स लिख दिया कि भाई ये वाली फ्रेमवर्क पार्शियल है, सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद आईएफआरएस, अगर ऐसा कुछ है तो वो अलाउ नहीं है, ये मिसलीडिंग है एंड नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट, इफ कंप्लायंस विद अनदर फ्रेमवर्क इज मेंशन इन सप्लीमेंट्री नोट्स। मतलब ये देखो दो फ्रेमवर्क, आईएफआरएस और नेशनल फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क की कंप्लायंस आपने लिख दी सप्लीमेंट्री नोट्स के अंदर। अब इट मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए आपकी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इधर तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो कंप्लायंस 100% होगी, पार्शियल है तो नहीं अलाउ, या अगर किसी और फ्रेमवर्क की मेंशन कर दी सप्लीमेंट्री नोट्स के अंदर तो वो डिस्टिंग्विश होनी चाहिए फ्रॉम मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट नंबर 3, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। अब तक तो ओपिनियन तुम्हारी नसों के अंदर आ जाना चाहिए, इतनी डिस्कशन करिए डे वन से ओपिनियन पे हमने। स्टिल मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग ओपिनियन में अभी भी डिफिकल्टी आ रही होगी। अब एक बार दोबारा हम ओपिनियन पर डिस्कशन कर रहे हैं। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन ओपिनियन, ग्रीन सिग्नल, याद करो वो अब्बा वाली एग्जांपल। द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कब देता है भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब जहां कोई भी गलती ना हो, अगर तो गलती है भी तो उसका इंपैक्ट इमटेरियल है।
मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड के अंदर आते हैं दो, 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 कौन से अगर तो बात कर रहे हो मिस स्टेटमेंट के हिसाब से तो क्वालिफाइड आता है और एडवर्स आता है। अगर तो बात करो स्कोप लिमिटेशन के हिसाब से तो आते हैं क्वालिफाइड अगर इफेक्ट है मटेरियल, और डिस्क्लेमर अगर इफेक्ट है परवेसिव। The auditor modifies the opinion if the financial statement contain material misstatement। अगर तो material misstatement है तो modified opinion आएगा। modified के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट यानी कि कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी ओपिनियन के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं होगी, तो मेक श्योर करना ये दो लेक्चर अगर किसी को ओपिनियन के अंदर इशू है तो बहुत ही आराम से सुने। नाउ गाइस, या तो ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अ मॉडिफाइड ओपिनियन फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ आइजा 705 रिवाइज्ड। 705 क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन का स्टैंडर्ड है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, मतलब आप ट्रू एंड फेयर व्यू वाला फ्रेमवर्क फॉलो करते हो, बट फेल टू प्रेजेंट फेयरली, मतलब आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं प्रेजेंट कर सके। अब द ऑडिटर मस्ट डिस्कस द इशू विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में रिजॉल्व इट बाय एडिंग एडिंग एडिशनल डिस्क्लोजर। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने बनाई, जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, बट वो प्रेजेंट फेयरली नहीं कर रही। अब ऑडिटर क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस बात को समझो। हम सिर्फ ऑडिट करते हैं। ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चला कि ये फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर है लेकिन फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रही, तो अब हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे ये इशू। अब मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट में रिजॉल्व इट बाय एडिंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स, और या तो वो रिजॉल्व कर देगी एडिशनल डिस्क्लोजर को, और डिपार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट, या तो इस फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट से चली जाएगी। ये बहुत कम केसेस के अंदर होता है। टू इंश्योर फेयर प्रेजेंटेशन, असिस्ट whether a modified opinion is necessary based on the financial reporting framework। अब यहां आपको देखना होगा कि ओपिनियन मॉडिफाई होगा या नहीं। वो कैसे देखोगे? उसकी दो चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या तो स्कोप लिमिटेशन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर फेयर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये फेयर नहीं है, सिर्फ कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अगर तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर डज नॉट नीड टू असिस्ट फेयर प्रेजेंटेशन। यहां ऑडिटर को फेयर प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो, however in rare cases if the auditor believes the financial statements are misleading, they must discuss the matter with management, determine whether and how to report it in the audit report। सो द मेन कंक्लूजन इज, इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अगर तो फेयर प्रेजेंट नहीं हो रही तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। मैनेजमेंट या तो रिजॉल्व करेगा बाय एडिंग एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर कर जाएगा, और फिर आप देखोगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन इज नेसेसरी बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर आपको इस चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी कि फेयर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। It is extremely rare for financial statements. It is extremely rare for financial statements prepared under a compliance framework to be misleading if the auditor has already assessed the framework as acceptable under ISA 210 पिछला लेक्चर agreeing the terms of engagement। because ये काम आप agreeing the terms agreement स्टेज के ऊपर कर चुके होगे। यहाँ आप रिपोर्टिंग फेज के ऊपर हो जो बिल्कुल लास्ट फेज है, तो इधर आके ये मिस्टेक तो नहीं हो सकती भाई। समझो, यहाँ आके तो आप ये कह ही नहीं सकते ना कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क मिसलीड करी। कैसे? आपने तो ऑलरेडी स्टार्ट ही आइजा 210 से कर चुके हो, तो आइजा 210 से आइजा 700 आने तक बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, तो यहां आके ये कैसे मिसलीडिंग हो सकती है? ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। अब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज नॉट जस्ट अ रूल बेस्ड, मतलब ये प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। द गोल इज फेयर प्रेजेंटेशन, मतलब ये अचीव करना है भाई यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू। कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज अ रूल बेस्ड। रूल बेस्ड का मतलब होता है हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। इट मस्ट बी फॉलोड इवन इफ इट्स नॉट परफेक्टली फेयर, मतलब कंप्लायंस तो फिर होनी ही चाहिए। अब यहाँ एक कंपैरिजन है, सिंपल कंपैरिजन फॉर योर एग्जाम। फीचर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फॉलो रूल्स। सिंपल। अगर मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई ये एक्सपेंस ऐसे रिकॉर्ड करने हैं तो फिर करने हैं। यहां नहीं भाई, यहां तो देखेंगे कि क्यों करने हैं। डेप्रिसिएशन है तो दिखाओ किस बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन करी है। यहां मैनेजमेंट ने कह दिया, क्लाइंट ने कह दिया, तो बिस्मिल्लाह कर लेनी है। एडिशनल डिस्क्लोजर अलाउड? यस, यूजुअली नॉट। डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड अलाउड? रेयरली पॉसिबल, नॉट अलाउड। क्यों? रूल बेस्ड है ना यार। यूज्ड बाय आईएफआरएस कंपनी, सम गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। अब आती है आज का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिटर्स रिपोर्ट। पहले तो ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है? या तो ये पीडीएफ की फॉर्म में होती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी मतलब एक, लेट से एक डिजिटल आपके पास सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट ऑडिट फर्म का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। या तो उसी पीडीएफ का जो है आपने उसको आपने क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी एक बनाई हुई है, और वही जो है आप इधर उधर सेंड करते हो। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गई। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर आता क्या है, इसके अंदर लिखते क्या है, कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टाइटल।
टाइटल जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट क्यों, याद करो आइजा दोस्तों, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अगर तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो इस ऑडिट की जरूरत क्या है? ये तो फिर मैनेजमेंट ही कर ले खुद का काम, इंटरनल ऑडिटर ही कर ले मैनेजमेंट का काम चेक। जब ही इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की हेडिंग आती है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जो चेक करता है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो ये तो बात हो गई टाइटल ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट की। इसके बाद एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब होता है कि ये रिपोर्ट किसके लिए है। अगर तो वो शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट बॉडी वगैरह के लिए है तो वो फिर एक अप्रोप्रिएट पार्टी को एड्रेस होगी। अगर तो वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड बाय लॉ, रेगुलेशन और इंगेजमेंट टर्म्स के हिसाब से है, तो वो फिर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगी। अब पहले टाइटल आता है, फिर एड्रेसी यानी कि किसके लिए रिपोर्ट है, उसके बाद आता है ओपिनियन। ओपिनियन उसके बाद आता है ओपिनियन। अब तक जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेट बता रहा हूं उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि ओपिनियन को एड्रेसी से पहले कर दो या एड्रेसी को ओपिनियन के बाद कर दो। अब तक जो कह रहा हूं उसी हिसाब से चलना। अच्छा भाई, एड्रेसी उसके बाद आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। फॉर द टाइम बीइंग ये समझो कि ओपिनियन क्लीन ओपिनियन है, मतलब कोई मिस स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक एलिमेंट पढ़ रहे हैं रिपोर्ट के, हम एक्चुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे। क्यों एलिमेंट पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एक रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने में कि रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट होती है। तो एड्रेसी के बाद आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। अब ऑडिटर्स ओपिनियन के अंदर जो है क्या क्या चीजें होती हैं। द फर्स्ट सेक्शन मस्ट बी टाइटल्ड ओपिनियन, यहां आप लिखते हैं ओपिनियन एंड इंक्लूड। अब इस ओपिनियन के अंदर क्या आता है सुनना। द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड। कल जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां हम प्रॉपर जो ड्राफ्टिंग होगी रिपोर्ट की वो पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ एक गाइडलाइन है रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने की। A statement that the audit was conducted, the titles of the financial statement, five elements of financial statement, SOFP, SOCI, SOCF, SOCIE notes, a reference to the notes and significant accounting policies, the period covered by the financial statement, 31st March, 30th June, 31st December, whatever it is. अब टाइप्स ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब इनकी वर्डिंग सुनना। द ओपिनियन मस्ट स्टेट वन ऑफ द फॉलोइंग। दोनों नहीं हो सकते ना, एक ही होगा कोई। समझ लो ना, अब तुम एक टाइम के अंदर बोलो मैंने मनाली जाना है और एक ही टाइम में बोलो मैंने जो है फिलीपीन जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में भाई एक ही जगह जा सकते हो। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। द ओपिनियन मस्ट स्टेट वन ऑफ द फॉलोइंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। कब ये आएगी, कब ये आएगी? जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर लोगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? कोई एक लाइन लिखनी है, या तो ये वाली लिखोगे या तो ये वाली लिखोगे, दोनों नहीं चिपका देना। दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब अलग अलग नहीं है, मतलब सेम ही है। अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अगर तो कंप्लायंस फॉलो करते हो। द ओपिनियन स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल, फोकस करो, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द फ्रेमवर्क। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, तो ये वाली वर्डिंग जाएगी। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो ये वाली वर्डिंग जाएगी। अब वर्डिंग जाएगी का क्या मतलब है? तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मतलब ये है कि ओपिनियन की वर्डिंग स्टैंडर्डाइज वर्डिंग है। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ने आपको ये वर्डिंग दे दी, अब आप इसके अंदर 19-20 नहीं कर सकते। यही वर्डिंग आपको कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है। अब क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जब कल मैं आपको रिपोर्ट दूंगा तो उस रिपोर्ट के अंदर कुछ पैराग्राफ्स होंगे जो मैं आपको कहूंगा कि इसके रट्टे मारना स्टार्ट कर दो, तो उसके रट्टे मारना स्टार्ट कर देना। क्यों? ट्रिपल ए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, F8 के लिए नहीं। ट्रिपल ए वालों, ऐसा ही सेम रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट एग्जामिनर उठाएगा, तुम्हारे पेपर के अंदर 10 से 15 मार्क्स के लिए पूछेगा, तुम्हें कहेगा इसके अंदर से एरर्स ओमिशंस निकालो। जब तुम्हें रिपोर्ट के पैराग्राफ का ही नहीं पता होगा, तुमने याद ही नहीं किया होगा, तो तुम कैसे उसके अंदर से एरर्स निकालोगे? जबकि पूरे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो कैश काउ क्वेश्चन है, मतलब कैश मार्क्स का क्वेश्चन है। अब एडिशनल कंसीडरेशन क्या है, मतलब ऊपर की बात है। इफ द फ्रेमवर्क इज नॉट IFRS और IPSAS, ये होता होगा कोई अलग सा, द जुरिस्डिक्शन ऑफ ओरिजिन मस्ट बी मेंशन। जुरिस्डिक्शन मतलब जिधर ये एंटिटी है, जिधर ये कंपनी है, उसका मस्ट ओरिजिन मस्ट बी मेंशन। Audited financial statement should be clearly identifiable within the document, referencing page numbers in an annual report। बताना होगा कि भाई ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये ऑडिटेड है, उसका रेफरेंस देना होगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर। देखो एनुअल रिपोर्ट अलग चीज है जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं। ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर तो याद हो आइजा 210 के पहले क्वेश्चन के अंदर एक एरर था कि कंपनी अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है? The terms present fairly and give a true and fair view are considered equivalent। जब इसने कहा कोई एक, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। The auditor must avoid terms like subject to or with the foregoing explanation which may suggest a modified opinion। ओपिनियन तुम्हारा अनमॉडिफाइड है, वर्डिंग यूज कर रहे हो मॉडिफाइड की। तौबा तौबा। हर एक चीज, हर एक एरर जो तुम कर सकते हो वो यहाँ प्रेजेंट है। अब अगर तुम इसके बाद नोट्स को रीड नहीं करते तो तुम खुद मिस्टेक्स करने जा रहे हो।
इसके बाद आती है बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन के फौरन बाद बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर तुम बताते हो कि क्या वो वजह बनी जिसकी बेस के ऊपर या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन आया है या तो मॉडिफाइड ओपिनियन आया है। बेसिस फॉर ओपिनियन की जो वर्डिंग होती है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती, वो केस टू केस वेरी करती है, या तो स्कोप लिमिटेशन के हिसाब से आएगी या तो मिस स्टेटमेंट के हिसाब से आएगी। समझ रहे हो? इट मस्ट स्टेट द ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर आइजास, a reference to the section explaining auditor's responsibility, compliance with ethical requirements, sufficient and appropriate audit evidence was obtained। इसके बाद ये आते हैं एडिशनल पैरा। अब सुनना मेरी बात, ये जो एडिशनल पैराग्राफ्स है ना, ये तुम्हारी रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करते। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो एडिशनल पैराग्राफ हैं ये तुम्हारी रिपोर्ट के ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करते, तुम्हारी रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। क्या मतलब है रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करते? ओपिनियन सिर्फ दो वजह से मॉडिफाई होता है, या तो मिस स्टेटमेंट होगी मटेरियल या तो स्कोप लिमिटेशन होगी। रिपोर्ट मॉडिफाई होना, ओपिनियन मॉडिफाई होना, बहुत ज्यादा फर्क है। बात को समझो। ओपिनियन मॉडिफाई करने का मतलब है कि पूरे की पूरी डायनामिक्स ही चेंज कर दी। तुम्हारा टिकट था दुबई का, मैंने करवा दिया सऊदीया का, पूरा का पूरा स्केड्यूल ही चेंज कर दिया। अब ये बात आ गई ओपिनियन मॉडिफाई की। अब बात करते हैं रिपोर्ट मॉडिफाई की। तुम्हारा टिकट था दुबई का, मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया दुबई का, लेकिन 4 घंटे पहले का। तो रिपोर्ट मॉडिफाई होना ओपिनियन मॉडिफाई होने में जमीन आसमान का फर्क है। रिपोर्ट रिपोर्ट कैन बी मॉडिफाई, कैन बी, कहाँ चला गया, रिपोर्ट कैन बी मॉडिफाइड इवन इवन द ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड। तो रिपोर्ट कैसे मॉडिफाई होती है? जब रिपोर्ट के अंदर ये पैराग्राफ आ जाए, एडिशनल पैराग्राफ। अब वो कौन से होते हैं? गोइंग कंसर्न। देखो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हम देखते हैं कि ये एंटिटी अगले 12 महीनों के अंदर चल सकेगी या नहीं। अब वो किस बेस के ऊपर हम देखते हैं? जरूर उसके कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे, कोई इंडिकेटर्स होंगे। हाँ, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर ऑडिटर देखता है क्या ये एंटिटी अगले 12 महीनों में चल सकेगी या नहीं। अगर तो चल सकेगी तो ये गोइंग कंसर्न है, मतलब चलने वाली है। अगर तो नहीं चल सकेगी तो ये गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब यहाँ मटीरियल अनसर्टेनिटी है। मटीरियल का मतलब एक बड़ी अनसर्टेनिटी है, या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी। अब वो क्या इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं? या तो कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया होगा जिसको कंपनी रीपे नहीं कर सकेगी। तो अब जब रीपे नहीं कर सकेगी तो लोन कोवेनेंट्स ब्रीच होंगे, कोवेनेंट्स ब्रीच होंगे तो बैंक जल्दी अपना पैसा मांगेगा। अब जब बैंक को पैसा नहीं दे सकेगी तो डिफॉल्ट हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी का सारा एसेट सबकी सब कुछ चला जाएगा। तो ये इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं, ये एग्जामिनर देगा, आपको पिक करने होंगे। इवन दो मैंने एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट आपको सिर्फ गो थ्रू कर दी है, फिर इजीली आप जो है उन इवेंट्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करोगे, उसकी बेस के ऊपर बताओगे कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी, मतलब 50% चांसेस, या तो 50% चलेगी या तो 50% नहीं चलेगी, या पूरी की पूरी गोइंग कंसर्न ही नहीं है। लेकिन ये हम आइजा 570 के अंदर अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक रिपोर्ट के एलिमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हम पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आइजा 570 गोइंग कंसर्न का। अब if applicable the auditor must report going concern matters in line with ISA 570 device। the auditor evaluates, auditor ये देखेगा whether the going concern assumption is appropriate, appropriate है, ठीक है, whether there is any material uncertainty that could affect the entity's ability to continue operations। अगर तो भाई यहाँ खदशा है, यहाँ चांसेस है, यहाँ डाउट है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी है, मतलब या तो 50% चांस है चलेगी या तो 50% चांस है नहीं चलेगी। अब ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ के अंदर ये चीज बतानी होगी, वो इवेंट और कंडीशन बताना होगा, उसकी एक ड्राफ्टिंग होती है। वो कब पढ़ेंगे? आइजा 570 के अंदर। क्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर यही चीजें पूछता है। अब गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आया तो क्या मॉडिफाई होगा? ऑडिट रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर क्या मॉडिफाई होगा? ऑडिट रिपोर्ट। अब कैम कब आता है? सुनो, कैम आता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में। अगर तो एंटिटी लिस्टेड है तो कैम आएगा। कैम होता क्या है? वो इंपॉर्टेंट मैटर जो आपके करंट ईयर ऑडिट से रिलेट हो, जो आपने दो चार्ट विद कम्युनिकेट करे हो। कैम कब नहीं आता? जब कंपनी अनलिस्टेड हो या कंपनी लिस्टेड है लेकिन वहां डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। दो कंडीशंस, कंपनी अनलिस्टेड हो या कंपनी लिस्टेड है लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तो जब भी कैम नहीं आएगा। क्या कैम अनलिस्टेड कंपनी के अंदर भी दे सकते हैं? अगर तो वॉलंटरली डिस्क्लोज करते हो कैम, तो फिर आपको ये चीज ऑडिट रिपोर्ट के एंगेजमेंट लेटर में बताना होगा। Required for audit of listed entities as per ISA 701, if required by law or auditor's direction, CAM must be included. Disclosed. Public interest entities, PICs, example banks, charities, may also require CAM disclosure. Special cases. If an entity voluntarily discloses CAM, the audit engagement letter should address this possibility. Other information. Other information का मतलब है any information other than financial statement.
क्या ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देता है? अबे नहीं देता, उस दिन तो बताया था, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं 5 चीजें, उन 5 चीजों के अलावा ऑडिटर किसी पे ओपिनियन नहीं देता। जब ओपिनियन नहीं देता तो क्या जरूरत थी यहाँ लिखने की? भाई जरूरत थी ना, हम तो यूजर्स के लिए काम कर रहे हैं, यूजर्स को हर एक चीज बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर आ गया हो कि भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है इतने से, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो। अब यहाँ इनकंसिस्टेंसी है। बाद में ऐसा ना हो कि किसी यूजर के अंदर एक कीड़ा था, उसने डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ ली और आ गया हमारे गले पे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो डिक्रीज थी, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर इंक्रीज है, ऑडिट रिपोर्ट ने इसके ऊपर क्यों नहीं हमें बताया? तो फॉर दी बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर दी बेस्ट ट्रू व्यू ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम हर एक चीज को देखते हैं। तो वो हर एक चीज में अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसके अंदर देखते हैं कोई ऐसी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं। अगर है तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको करेक्ट कर लो। अगर तो मैनेजमेंट एटीट्यूड दिखाती है कि मैं करेक्ट नहीं करूंगी, तो हम फिर उसको रिपोर्ट के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में लिख देते हैं। If the financial statements are included in broader report such as annual report, the auditor must comply with ISO 720 revised। देखो यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड के रेफरेंस है, क्योंकि हर एक के ऊपर हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड है, वहां हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट मटीरियल मिसस्टेटमेंट, असिस्ट वेदर एंटिटी कैन कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट को भी देखना है कि भाई उसकी कंपनी चल सकेगी भी या नहीं, कहीं ये तो नहीं उसके फ्रॉड की वजह से कंपनी बैठ जाए। इफ गवर्नेंस ओवरसाइट डिफर्स फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर जो है मैनेजमेंट से अलग है, द रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। स्पेशल केसेस, इफ लीगल फ्रेमवर्क मैंडेट स्पेसिफिक वर्डिंग, अगर तो आपका लोकल लॉ कोई स्पेसिफिक वर्डिंग मैंडेट करे तो ऑडिटर में अडेप्ट दी डिस्क्रिप्शन। ये तो अब तो इससे फेमिलियर होगा यार, लॉ की इतनी बात कर ली है पिछले ये इस थर्ड लेक्चर तक हमने। अब ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर मस्ट बी टाइटल्ड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, रिपोर्ट कल जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना आपको बताऊंगा, एक्सट्रैक्ट उठाता है और पूछ लेता है। अब वो हेडिंग के साथ भी खेलता है। देखिए यहाँ हेडिंग है ना, तो आपको यही पूरी हेडिंग देखना है कि उधर भी लिखी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ इतना लिखा ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द ऑडिट, अगर ऐसा होगा तो वो गलत होगा, उसके ऊपर आपको कमेंट करना होगा कि ये हेडिंग कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हेडिंग ये है, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई एंड असिस्ट फ्रॉड एंड एरर रिस्क, इवैल्यूएट द गोइंग कंसर्न असम्पशन। मैनेजमेंट अलग करेगा, ऑडिटर अलग करेगा। Assess the fair presentation of financial statements, communicate audit findings to governance to TCWG। अब ग्रुप ऑडिट के ऊपर हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी हम जब रिपोर्ट के एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो ग्रुप ऑडिट भी कवर करेंगे। द रिपोर्ट मस्ट क्लैरिफाई द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप ऑडिट्स इंक्लूडिंग सुपरविजन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। सुपरविजन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर मतलब सब्सिडरी का ऑडिटर को कौन सुपरवाइज करेगा? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट ऑडिटर की होती है, पेरेंट मतलब जो ग्रुप का ऑडिट होता है। द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑडिटर फॉर द फाइनल ओपिनियन, इधर भी बता दिया गया। अब लोकेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी विद इन द मेन रिपोर्ट मतलब ये पूरी रिपोर्ट होगी, इन एन अपेंडिक्स, या एक अलग से भी आप लिख सकते हो, बट विद अ रेफरेंस इन द मेन रिपोर्ट के अंदर आपको उसका रेफरेंस देना होगा। या तो भाइयों भाइयों या तो ऐसे लिखोगे, या एक अलग से अपेंडिक्स के अंदर लिख दोगे, फिर यहाँ उसका रेफरेंस दे दोगे कि ऑडिट रिपोर्ट इस अपेंडिक्स के अंदर लिखी है। समझ आ रही है? ऑन एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कब? इफ लॉ अलाउस। इफ ऑडिटर इलेक्ट्स टू रेफर टू वेबसाइट ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसी हेडिंग होगी, फिर वहां ये सारी बातें होंगी, फिर लिखा जाएगा फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लोकेटेड एट, यहाँ वेबसाइट आ गई, दिस डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स पार्ट ऑफ अवर ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर उसका रेफरेंस यहीं पे चिपका देना, बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। अब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ आपको अपने लोकल लॉ के हिसाब से चीजें बतानी है। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, हर एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कल जैसे मैं आपको कुछ अपने कंट्री पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तानी कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां आपके पास अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी, कोई बांग्लादेश का पड़ेगा तो वहां अलग होंगी। तो हम ऐसी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। देन गाइस उसके बाद नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर आएगा आपके पास कि भाई कौन है एंगेजमेंट पार्टनर। अगर तो एंगेजमेंट पार्टनर को कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसका नाम नहीं लिखना। फिर सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, कौन सिग्नेचर करेगा? या तो ऑडिट पार्टनर के नाम से होगी अगर तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, या तो फर्म के नेम से, या दोनों के नेम से हो सकती है। फिर ऑडिटर्स एड्रेस, ऑडिट फर्म किधर है उसका एड्रेस आएगा। डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अच्छा डेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने इस पे ऑलरेडी किया है। द ऑडिटर कैन नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट अर्लियर देन व्हेन, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इनसे पहले नहीं होनी चाहिए। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स आर प्रिपेयर्ड, मैनेजमेंट हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सम केसेस लीगल और रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस मस्ट बी कंसीडर, अगर कोई ऐसा लीगल मैटर है तो उसका प्रोसेस, उसका अप्रूवल भी प्रोसेस होना चाहिए। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ, ये लॉ तो जान ही नहीं छोड़ रहा। इफ लॉ मैंडेट्स अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, रेफरेंस टू आइजाज इज अलाउड ओनली, कब आइजा का रेफरेंस अलाउ होगा? ओनली इफ, मतलब इसका मतलब है भाई ये दोनों, द रिपोर्ट इंक्लूड्स ऑल की आइजा रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, मतलब जो जो आइजा ने रिक्वायर्ड एलिमेंट बताए अगर वो फुलफिल हुए, वो कंप्लीट हुए, तो जब ही आप जो आइजा का रेफरेंस होगे। या दी वर्डिंग इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द आइजा स्टैंडर्ड, ऐसा ना हो कि यहाँ इनकंसिस्टेंसी आ रही हो।
अगर इनकंसिस्टेंसी होगी फिर तो आप आइजा का भाई रेफरेंस नहीं दे सकते ना, फिर आप किसको फॉलो करोगे? लोकल भूल गए। ऑडिट कंडक्टेड अंडर बोथ आइदार एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी इस पे एक ऊपर डिस्कशन करी हमने और क्वेश्चंस भी करें, अगर याद हो मेरे भाइयों। If an audit follows both ISAs and national standards, the report may reference both only if no conflict exists between the two. The report includes all ISA mandated elements. ये याद रखना है। समझ आ रही है? Order of elements. ISAs do not require ordering of elements of audit report except for opinion first and basis for opinion after opinion section. मतलब टाइटल से लेके बेसिस फॉर ओपिनियन तक तो आपने जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसके बाद आइजा ने बोला है हाउएवर आइजास रिक्वायर यूज ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग। मतलब उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है, आप पहले कैम लिख दो, पहले ईओएमपी लिख दो, पहले एमयूआर टीजीसी लिख दो, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यहां तक हमारी जो है आइजा 700 की मेजर और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कंप्लीट हुई। बट ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आज के और इन फ्यूचर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। ऊपर आपने पढ़ा था सप्लीमेंट्री नोट, अब आप पढ़ोगे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पहले मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल में समझाता हूं। आप सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हो? सैलरी आप कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय पर एम्प्लॉय वेज। अब आप उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करते हो। अब जब सैलरी की जो फिगर है, पेरोल की जो फिगर है, इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक फाइनेंशियल जो प्राइस अमाउंट, एक नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होती है? सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो फाइनेंशियल होती है या तो नॉन फाइनेंशियल होती है। अगर तो वो फाइनेंशियल होती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनती है, उसके को उसका भी ऑडिटर को ऑडिट करना पड़ता है। अगर तो वो नॉन फाइनेंशियल होती है तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनती है, उसके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जितनी भी ये इंफॉर्मेशन, सॉरी ये डिस्कशन है, ये इसी बेस के ऊपर है। अब रीड करते हैं। Supplementary information is the additional information or non-financial information which is not required by applicable financial reporting framework but is presented with financial statement with auditor's responsibility. If supplementary information is clearly differentiated बिल्कुल अलग, it shall not be audited and shall be treated as other information. समझ आई भाइयों? अगर तो वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड है, मतलब वो फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है, तो वो कहाँ जाएगी? अदर इन्फॉर्मेशन में। इफ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन बिकम्स इंटीग्रल, मतलब लाजिम पार्ट हो गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ड्यू टू इट्स नेचर और प्रेजेंटेशन, इट शैल बी ऑडिटेड, वो ऑडिटेड भी होगी, और ऑडिटर शैल स्टेट इन ऑडिट रिपोर्ट दैट इट इज नॉट ऑडिटेड। अगर तो ऑडिटेड होगी, अगर नहीं होगी तो ऑडिट को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताना होगा कि ऑडिट नहीं है। कब? जब वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ड्यू टू नेचर और प्रेजेंटेशन। हाउ टू डिफरेंशिएट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन? बाय रिमूविंग क्रॉस रेफरेंसेज विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप जो है दोनों के ऊपर रेफरेंस लगा दोगे, भाई ये फाइनेंशियल है, ये नॉन फाइनेंशियल है, मतलब ये सप्लीमेंट्री की अदर इन्फॉर्मेशन है। बाय प्लेसिंग इट आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, लेट्स से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक अलग नोट है, अपेंडिक्स यहाँ आपने बता दिया भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिस्से से बाहर है, तो ये अदर इन्फॉर्मेशन है। बाय प्लेसिंग इट एट एंड ऑफ द रिक्वायर्ड नोट्स एंड लेबलिंग इट अनऑडिटेड। अनऑडिटेड है तो इसका मतलब यही है कि ये अदर इन्फॉर्मेशन है, सप्लीमेंट्री अदर इन्फॉर्मेशन। कोई भी तीन और का वर्ड है तो कोई भी आप काम कर सकते हो। क्या थी ओवरऑल डिस्कशन? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या तो फाइनेंशियल होगी या तो नॉन फाइनेंशियल। अगर तो फाइनेंशियल है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो ऑडिटेड होनी चाहिए। अगर ऑडिट नहीं है तो आपको उसका रेफरेंस देना होगा, बताना होगा। अगर तो वो नॉन फाइनेंशियल है तो वो अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनेगी, उसके ऊपर ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं देता, सिर्फ देखता है कि कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं। मटीरियल इनकंसिस्टेंसी है तो मैनेजमेंट से कहेगा रिजॉल्व कर ले, अगर मैनेजमेंट रिजॉल्व नहीं करा तो फिर ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कि इसकी वजह से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, ओपिनियन नहीं होगा मेरे दोस्तों। अब ये रही कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफन इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट, डिटेल रिव्यू ब्रेकडाउन, रेवेन्यू ब्रेकडाउन, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, रेवेन्यू बाय ज्योग्राफिकल रीजन, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है। सेगमेंट एनालिसिस मोर डिटेल देन रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा आईएफआरएस 8 तो मेरे एसबीआर आईएफआर के लेक्चर से वहां से आप इजीली देख सकते हैं। 5 ईयर फाइनेंशियल समरी, डिटेल्ड स्केड्यूल्स, फिक्स एसेट स्केड्यूल, डिटेल्ड एक्सपेंस एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल रेशियोज, एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस विद अनदर फ्रेमवर्क। तो ये थी हमारी सारी की सारी आइजा 700 की डिस्कशन। कल जब हम नेक्स्ट आइजा डिस्कस करेंगे उससे पहले हम इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। जब आइजा 700 की कंप्लीट सीरीज, मतलब आइजा 705 706 जितने भी आइजा 700 है, जब हम ये सारे स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेंगे विद पास्ट पेपर्स, तो इसके बाद आप ये समझना कि आपके कोर्स का एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट इस डिनाइल के अंदर है कि अभी तक सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं, तो मेरे दोस्तों इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ, क्योंकि अब हमारी स्पीड स्लो स्लो बढ़ती जाएगी। तेज तेज नहीं, स्लो स्लो पर बढ़ती जाएगी। तो मेक श्योर करो कि पिछले स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हो, रीड कर रहे हो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे लिंकिंग मजीद बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट्स मजीद बढ़ते जाएंगे, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने ये कोर्स इसीलिए जल्दी स्टार्ट किया ताकि हम इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर सकें, एक अच्छा रिवीजन कर सकें, और हम सब इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें इंशाअल्लाह। ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को इसका लिंक दिया जाएगा जो इस कोर्स में इनरोल हैं। पहले 2 लेक्चर पब्लिकली अवेलेबल हैं, इसके बाद से मैंने कहा था कि ये लेक्चर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। आगे के फर्दर लेक्चर्स भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह वी विल मीट विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।